सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो इतना खूबसूरत बाहर का मौसम हो चुका है वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा मौसम है, तो उसी के साथ एक खूबसूरत सी बात भी आपके साथ शेयर करते हैं कि आज के दौर में पैसा और ज़ाहरी खूबसूरती ऐसी चीजें बन चुकी हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश ने इंसान को कभी ना खत्म होने वाली एक दौड़ में शामिल कर दिया। हर चीज का मयार अब हम पैसे और ज़ाहरी खूबसूरती से नापते हैं। यहाँ तक कि लोग दूसरों की जो ज़ाहरी हालत देखकर उनकी वैल्यू और कीमत लगाना शुरू हो चुके हैं, जबकि कहा जाता है कि इंसान की असल कीमत जो है ना उसका अखलाक होता है, बर्ताव होता है, मेल जोल का अंदाज होता है, सिला रहमी होती है और हमदर्दी और भाईचारा होता है कि वो दूसरों के साथ किस तरह रवैया इख्तियार कर रहा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्लो सूरत होती है। इसीलिए ज़ाहरी खूबसूरती की बजाय हमें अपनी अखलाकी खूबसूरती पर तवज्जो देनी चाहिए और आज के दौर पर बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर गौर करें, इन चीज़ों के बारे में सोचें समझें और उनके ऊपर अमल दरामद भी करें। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से। तो बाल ना हम सबकी मजमूई शख्सियत का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बाल गिरने, खुश्की या फिर किसी और इन्फेक्शन से मुतालिक मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। और हम सबको पता है कि खाना पीना जो हम लोग खाते पीते हैं वो बालों को सेहतमंद रखने में बहुत अहम किरदार भी अदा करते हैं, क्योंकि अब मौसम गर्मा है और इस मौसम में तो बालों के मसाइल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बालों को लंबे और घने करने के बहुत से टोटके तो हर कोई बताता है, लेकिन कौन सा टोटका कारआमद साबित होता है और उसके रिजल्ट्स क्या है ये हमें कोई भी नहीं बता रहा होता। और लंबे और चमकदार बाल किसको नहीं पसंद, हर कोई यही चाहता है। और खासतौर पर खवातीन के लिए लंबे और घने बाल खूबसूरती की अलामत भी समझे जाते हैं, तो इसीलिए खवातीन अपने बालों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आती हैं, उनके हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न होती है। तो गर्मी के मौसम में कौन कौन से मसाइल जो हैं वो बालों में पैदा हो सकते हैं, क्या बालों को ग़िज़ा और घरेलू टोटकों से खास तौर पर लंबे और घने बनाया जा सकता है, तो कौन कौन से हेयर ट्रीटमेंट्स हम घर में कर सकते हैं, आज उन तमाम सवालों के हमने जवाब लेने हमारी हेयर एक्सपर्ट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना आबाद है जो कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। रुखसाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन गर्मी में आपको पता है कि जिस तरह हमारी स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है रुखसाना, उसी तरह हमारे बालों के भी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में भी खुश्की हो जाती है बहुत से लोगों को, तो ख़ास तौर पर इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है? ऑयलिंग। ऑयलिंग बेहतरीन सोल्यूशन है। बेसिकली हम आजकल के मसरूफ दौर में होता ये है कि हम समझते हैं कि ऑयलिंग एक पुराना तरीका था और आउटडेटेड है और शैम्पूज और कंडीशनर्स आ गए हैं मार्केट में और वो हमारी तकरीबन हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। या हेयर ऑयल ऐसे आ गए हैं जो कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, तो वो बहुत हैं, इनफ हैं। ऐसा नहीं है, जो हम सदियों से घरों में ऑयल लगाते थे, ऑयलिंग करते थे, बहरहाल उसका फायदा है। अच्छा। जैसे कोकोनट ऑयल बहुत सदियों से मशहूर है कि बालों के लिए बहुत अच्छा है और वो वाकई अच्छा है। स्पेशली ये मॉनसून का मौसम है तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। तो और लेकिन होता ये कि ऑयल जब भी ऑयलिंग करें, थोड़ा सा ऑयल को आप वार्म कर लें, वार्म कर लें तो वो ज्यादा पेनिट्रेट करता है। और स्कैल्प को आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आप अपनी स्किन को ट्रीट करते हैं। कभी भी मैंने कभी नहीं सुना लोगों को कि स्कैल्प को एज स्किन ट्रीट किया हो, जैसे हम फेस की स्किन या हाथों। हमने स्कैल्प को कभी स्किन ट्रीट नहीं किया। हमने हमेशा बाल तो सोचा, लेकिन उसके नीचे एक स्किन भी है और उसको उसी तरह की स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है जिस तरह बाकी बॉडी की स्किन को स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो ऑयलिंग बेस्ट है अगर आपने एक्नी से उससे डैंड्रफ से छुटकारा हासिल करना है, तो ऑयलिंग बेस्ट है। और बहुत ज्यादा ड्राई करने वाले जो शैम्पूज हैं वो नहीं यूज करें ताकि ड्राइनेस ज्यादा नहीं हो। जैसे अभी आपने फिर रुखसाना कहा कि ऑयलिंग करने का तरीका शायद हमारा ठीक नहीं है, तो फिर किस तरह करें? क्योंकि हमारे जब तक सर में अच्छे खासे जोर जोर से चंपी ना हो जाए, हमें सुकून नहीं आता, कि हमें लगता ही नहीं है कि हमने ऑयलिंग की हुई है, तो फिर किस तरह के आराम से हमें चंपी करनी चाहिए? बिल्कुल, वो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है चंपी का, वो तो बिल्कुल नहीं ठीक है। वो जो ऐसे बाकायदा सर को हिला देते हैं वो तो बिल्कुल नहीं ठीक है। जैसे मांग निकालते हैं, मांग निकाल के उसमें स्किन पे ऑयल लगना जरूरी है।
बालों पे तो लगना ही है, लेकिन स्किन, अगर डैंड्रफ से बचना है तो वो स्किन पे लगना जरूरी है। और फिर आप अपनी पोर्स को यूज करते हुए उनको अपनी स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं। मसाजर्स भी अब तो आ गए हैं, इस तरह के डिटेंगलर्स भी आ गए हैं, उनकी मदद से भी आप जब ऑयलिंग की हुई हो तो आप उसको घुमा सकते हैं उसको अपनी स्कैल्प पे। लेकिन वो जो टिपिकल तरीका था कि उससे तो बाल और डैमेज होते हैं, उससे बालों में आपस में रगड़ लगती है और बाल आपस में रगड़ने से टूटता है। अगर आप अपनी पोर्स यूज करें अपने बालों में, जहां पे आपने स्कैल्प अपनी में मांग निकाली हुई है, उन मांग में जस्ट पोलाइटली आप स्टिमुलेट करना जरूरी है। आप अगर मसाज करते हैं उससे स्टिमुलेशन होती है, ऐसा नहीं है कि वो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन चंपी का वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बदलना पड़ेगा। और आज वो हमें पता चल गया है कि वो हम कितना गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे बाल ही नहीं अच्छे हो रहे हैं, ना ही लंबे हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि खासतौर पर गर्मियों में हम लोग अवॉइड करते हैं ऑयल लगाना, कि ऑलरेडी हमारे बालों में 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ऑयल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा नेचुरल ऑयल निकल रहा है बालों से, तो हम ऑयल ना ही लगाएं। तो ये तरीका भी ठीक है क्या? नहीं, ऑयल ऐसे यूज किए जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रीसी नहीं हो। जैसे सरसों का तेल है वो बहुत ग्रीसी है। हाँ। अगर सबने नोटिस किया हो तो सरसों का तेल बहुत ग्रीसी है, उसके मुकाबले में कोकोनट ऑयल इतना ग्रीसी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ऑलिव ऑयल जो है उसको बालों से निकालना मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान में होता है या तो सरसों का तेल लगा लेते हैं या हम ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं। तो ऐसा जो लाइट ऑयल्स हैं जैसे कोकोनट ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सो वो ऑयल जो लाइट हैं, जो बहुत इजीली वॉश हो जाते हैं, वो यूज किए जा सकते हैं। वो लाइट हैं, वो ग्रीसीनेस नहीं लाएंगे, वो 1 से 2 वॉश में आराम से। समटाइम ऐसा होता है कि सरसों का तेल लगाया और 3-3 दफा शैम्पू कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं निकल रहा। हाँ, और वो बेनिफिशियल की बजाय हार्मफुल हो गया ना, कि आप इतनी दफा अपने बालों को वॉश कर रहे हैं। सो उसकी बजाय लाइट ऑयल्स इस्तेमाल करें ताकि 1 से 2 दफा में आपका जो स्कैल्प है वो नीट हो जाए, क्लीन हो जाए। लेकिन रुखसाना, बहुत से लोग हैं वो मिक्स करके भी ऑयल 3-4 ऑयल्स मिक्स करके भी लगाते हैं, तो वो भी ठीक है क्या? और कौन कौन से हम लोग ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं? वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर ऑयल की अपनी स्पेसिफिकेशन है और उसकी अपने बेनिफिट्स हैं। जब हम मिक्स करते हैं तो किसी ऑयल से आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं, किसी दूसरे ऑयल से कोई दूसरा बेनिफिट ले रहे हैं, तो है तो वो अच्छा, लेकिन अब उसके लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है कि आप कौन कौन से ऑयल मिक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं होता कि आप जस्ट 5-6 वैसे ही ऑयल मिक्स कर लें और वो बहुत बेनिफिशियल है, नहीं। जब तक आपको उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता ऑयल की, कि ये ऑयल हम किस बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, ये हेयर को कौन सा बेनिफिट देगा, तो उस वक्त तक, जैसे आर्गन ऑयल है वो लस्टर देता है आपकी बॉडी को, आपकी वो बाल की बॉडी को लस्टर देता है, उसको रिफाइन करता है। सो हर ऑयल की एक अपनी खसूसियत है, अहमियत है। तो उस हिसाब से जब मिक्स करके लगाया जाएगा और वो बेहतर है। एक और मैं टिप देना चाहूंगी, हमारे यहाँ एक बहुत रिवाज हो गया है कि ऑयल्स बहुत सारे इकट्ठे किए, उसमें बहुत सारी हर्ब्स डाली, उनको वार्म अप किया, उनको पकाया, पका लिया बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब ये भी नहीं पता होता कि बहुत सारे जो ऑयल्स हैं वो किस लेवल की हीट बेयर कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर आप उसको हीट अप कर लेंगे तो उसकी तो क्वालिटीज बर्न हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतनी आप हीट पे बर्न कर वो उसको करेंगे, कुक करेंगे। हर ऑयल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, हर ऑयल की अपनी वो है कि वो कितनी हीट बेयर करता है। कुछ बहुत कम हीट बेयर करते हैं और कुछ बहुत ज्यादा हीट बेयर कर सकते हैं। जैसे आप वो जो हीट प्रोटेक्टर्स लेते हैं, स्प्रेज लेते हैं, उनमें वो ऑयल फिर यूज हुए होते हैं जो ज्यादा हीट बेयर कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बस पकाएं। और ये भी एक पूरी स्टडी है जो हम लोगों को नहीं पता होता, और हम लोग वो इकट्ठे करके और इतना पका लेते हैं, और हमारे माइंड में तो ये होता है कि हम उसको यकजान कर लेंगे। मतलब हम उसमें हमें ये होता है कि जड़ी बूटियों की हम यखनी बना रहे हैं ऑयल में लेकिन होता है कि वो ऑयल की क्वालिटीज बर्न हो रही होती हैं उस वक्त पे, और वो भी हमारे बालों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नुकसानदेह ऐसा मैं नहीं कहूंगी, बट वो फायदा ही नहीं दे रहा आपको। जब उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, उसकी क्वालिटीज बर्न हो गई हैं, तो वो आपको क्या फायदा देंगी। तो जिनके बाल बहुत रूखे हैं, जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर अपने बालों की हेयर स्टाइलिंग करानी है, ब्लो ड्राई कराना है, या फिर जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो रोजाना के तौर पर अपनी बालों की हेयर स्टाइलिंग करवानी होती है,
तो हमारे बालों के लिए कौन कौन से ऑयल ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है? आर्गन ऑयल सबसे अच्छा है, आर्गन ऑयल सबसे बेस्ट है। फिर कोकोनट ऑयल तो यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, आर्गन ऑयल के निस्बत कोकोनट ऑयल पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल है, वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं वो तो मैं ये दो का बताऊंगी। ग्रेप सीड ऑयल भी अच्छा है बालों के लिए। इसके अलावा वो सारे ऑयल्स हैं जो हम बता रहे हैं जो गर्मियों में भी लगा सकते हैं, जो लाइट है। मैं आपको उन्हीं ऑयल्स का नाम बता रही हूँ जो लाइट है, जो आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं और आपको इश्यू नहीं आएगा कि आपको बहुत ग्रीसी फील हो रहा है या इस तरह से। और ऑयलिंग ये बिल्कुल नहीं, हाँ ये हो सकता है एक और टिप कि मॉनसून में बहुत ज्यादा देर तक ऑयल नहीं लगा के रखें, क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी है बालों में, पहले ही वो आपको पता है ना कि नमी सी आई हुई होती है। बहुत देर तक आप 3 से 4-5 घंटे लगाए रखेंगे वो और ज्यादा नमी आएगी। ओवरनाइट भी लगा के रखते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर तो आप एसी में है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आपको पसीना नहीं आ रहा ना। ठीक है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट जो है वो आपको असरअंदाज हो रहा है, लाइक एसी नहीं है, आप नॉर्मल माहौल में हैं, आप घरों में, जैसे पाकिस्तान में तो सेहन में सोने का भी रिवाज है गर्मियों में, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर ओवरनाइट नहीं लगाएं, ज्यादा देर के लिए नहीं लगाएं, 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगाएं और वॉश कर लें, ताकि वो ज्यादा देर तक आपके बालों में रहे नहीं ऑयल, और वो नमी की वजह से आपके बाल, ऑयल और नमी वो मिक्स होकर आपके बालों की रूट्स को फिर वो थोड़ा डैमेज करते हैं। लेकिन नुकसान, जैसे मैं बात कर रही थी कि हर कोई हमें बताता है कि ये टोटका कर लो, वो चाहे स्किन के हवाले से हो या फिर बालों के हवाले से हो, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही होती ना कि हमारे बालों का टेक्सचर क्या है। जैसे हमारी स्किन की टाइप है उसी तरह हमारे बालों की भी टाइप है, और उसके मुताबिक हम लोग हर कोई टोटका सुन के वो ही टोटका अपना लेते हैं और उसका रिजल्ट हमें समझ नहीं आ रही होती क्या आ रही है। क्या ये टोटके हमें करने चाहिए घर में रहकर? इस तरह के टोटके अच्छे हैं, सदियों का निचोड़ है, ऐसा तो नहीं है कि टोटके अच्छे नहीं हैं। जाहिर है, जैसे कहावतें, अंडे लगाते हैं बहुत से लोग, मायोनीज लगाते हैं सर पे, ये अच्छे हैं, ये प्रोटीन है ना बेसिकली, अंडा लगाना प्रोटीन ट्रीटमेंट है, घर पे दे रहे हैं आप, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप लेमन लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में लेमन किसी चीज में ज्यादा डाल के लगा रहे हैं तो वो एसिडिक होता है, लेमन एसिडिक होता है, बालों के लिए ज्यादा एसिडिक जो भी चीजें हैं वो डैमेजिंग है, ठीक है। इवन मैं कहूंगी कि बारिश का पानी भी बालों के लिए डैमेजिंग है। जैसे बारिश हुई है, बाज लोग नहाते हैं बारिश में, तो फिर अगर नहा लिया है तो उन बालों को बाद में वॉश करके ड्राई करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बारिश में नहाए हैं और फिर ठीक है ऐसे ही फेरते रहें। एक तो बारिश का मोस्टली पानी एसिडिक होता है, ठीक है। दूसरा उसमें चूंकि हमारे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उसके साथ ही गर्दो गुबार जो पोल्यूशन है, आपकी गाड़ियों का धुआं, वो भी तो साथ ही बारिश के धुल के आ रहा है, तो वो आपके बालों में रहेगा तो बालों के लिए डैमेजिंग होगा। मॉनसून एंजॉय करें मगर फिर उसके बाद बात लेना जरूरी है। और बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि हम घर में इतनी जद्दोजहद क्या करें, तो आप ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, आपके पास भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, तो उनमें बताइए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करती हैं और किस तरह अवेलेबल हो सकता है वो? जी, हमारी वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल हैं, और मास्क है जो कि घर में नहीं बनाना पड़ेगा, हेयर मास्क नहीं बनाना पड़ेगा, हेयर मील के नाम से है, तो वो पूरा एक मील है हेयर को जो चाहिए है, जितनी उसमें कैराटिन चाहिए, बायोटिन चाहिए, उसमें वो सारे का सारा वो मौजूद है हेयर मील के नाम से हमारी वेबसाइट पे, लिव योगा ऑर्गेनिक्स की वेबसाइट पे मौजूद है। शैम्पू है वो सल्फेट फ्री है और मॉडर्न वर्जन है, ये वाटरलेस है, बार फॉर्म में है, लेकिन शैम्पू है, उसके समझें कि वही सारे अज्जा हैं शैम्पू के, बट पानी नहीं है। और वो एक खास एम की वजह से कि हम टन्स के हिसाब से बॉटल्स जो हैं शैम्पू और कंडीशनर की हम बाहर फेंक रहे हैं, प्लास्टिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए। सो वो है स्कैल्प सीरम है जो कि वही आपके वाली बात के बहुत सारे ऑयल्स का मिक्स है, बट वो इस तरह से मिक्स है कि जो बालों के लिए जो प्रॉपर्टीज बालों को ऑयल से चाहिए वो उसके हिसाब से मद्देनजर रखा गया है। उस पर पूरी एक स्टडी करके तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाया जाता है। हमारे साथ ऑर्गेनिक एक्सपर्ट रुखसाना इबाद मौजूद है। रुखसाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जब भी आप आती हैं हमें कुछ ना कुछ नए टिप्स देके जाती हैं, चाहे स्किन के हवाले से हो यहाँ पर जनाब बालों के हवाले से हो। तो आज भी बहुत सारी टिप्स हैं जो हमें रुखसाना ने बताई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी वो कारआमद साबित होंगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमें कुछ बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से, क्योंकि फिट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है आज के दौर में। क्योंकि हम फिट रहते हैं तभी हम तमाम तर जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैंने आपसे करने हैं कि क्या आप लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं? कौन नहीं करना चाहता? क्या आप लोग एक मजबूत और जो है फ्लेक्सिबल बॉडी भी चाहते हैं? हर कोई चाहता है। और बहुत से लोग ये चाहते हैं हमारी जो स्किन है वो भी एक सेहतमंद रहे, बेहतरीन हो और उस पर कोई भी मसाइल वगैरह, एक्नी प्रॉब्लम्स और बाकी प्रॉब्लम्स भी ना हो। हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी अच्छा रहे और वो फास्ट हो जाए। हम स्ट्रेस में भी हो तो हम ऐसा कुछ करें कि हम फौरन से निकल आए। तो ये तमाम तर जो सवालात हैं इनके जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज में छुपे हैं और वो है योगा। ये एक ऐसा लफ्ज है जो कि संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मुत्तहिद करना या फिर काबू पाना। और 2015 में बताया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को योगा काल में दिन करार दिया था और तब से ही हर साल 21 जून को योगा काल में दिन मनाया जाता है। पिछले कई सालों से योगा की मकबूलियत में इजाफा भी हमने देखने को मिला है, क्योंकि तिब्बी तहकीकात ने उसके बहुत से फवाइद को साबित भी किया। और योगा के तिब्बी फवाइद से अक्सर ना वाकिफ जो लोग हैं यही समझते हैं कि ये सिर्फ जिस्मानी मुशक्कतों का नाम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। योगा के फवाइद बाज़ाहिर हमारे जिस्मों की हद तक ही नजर आते हैं, लेकिन योगा को बाकायदगी के साथ करने से ज़हनी सुकून में भी इजाफा होता है और ज़िंदगी की जो खुशगवारियां हैं वो भी बढ़ती हैं। क्योंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है योगा का, तो इसलिए हमने आज के दिन में मदु किया है अपने स्टूडियो में अपनी गेस्ट को। हुमैरा खान है जो योगा एक्सपर्ट हैं, उनसे तमाम तर योगा के हवाले से जानेंगे, टेक्निक से बारे में जानेंगे और टाइमिंग खासतौर पर जानेंगे कि क्या टाइमिंग होती है योगा की। जिस तरह एक्सरसाइज करने की टाइमिंग है, क्या योगा की भी कोई टाइमिंग होती है? हुमैरा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा, जैसे कि आज योगा काल में दिन मनाया जा रहा है, तो योगा बेसिकली बहुत से लोग हैं उसको इंटरलिंक कर देते हैं एक्सरसाइज के। यहाँ पर हम वर्कआउट करेंगे तो शायद उसमें ही वो उसको लिंक कर देते हैं। क्या ये है योगा? जी, जैसे कि आपने पहले ही बहुत अच्छा इसके बारे में, योगा के बारे में बताया कि ये 8000 साल पुरानी एक साइंस है और संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब है यूनिटी। यूनिटी किसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल। हम जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कैलिनेटिक्स करते हैं, जॉगिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें अपने माइंड को एंगेज नहीं करते और स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आते। इसमें हम तीनों रूहानियत, अपना माइंड साइंसेज और अपनी फिजिकल बॉडी को साथ लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ना, आपको पता है आजकल इस दुनिया में तो अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, हम सबको पता है कि जब हम अपने माइंड को एंगेज करते हैं ना, सब कुछ ब्रेन पावर के साथ है। अगर आप अपने ब्रेन के साथ बैठे बैठे सिर्फ ब्रीदिंग करें और ये आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें कि मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो आप बैठे बैठे अपना वेट कम कर सकते हैं। जी। और जिस दौर से हम आजकल गुजर रहे हैं, आप देखें कि हर शख्स स्ट्रेस में है। बिल्कुल ऐसी बीमारियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हम पेशेंट्स ज्यादा हैं, हॉस्पिटल्स कम है, पेशेंट्स ज्यादा हैं, डॉक्टर्स कम है। तो अगर हम योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इफ यू वांट टू गेट बेटर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। दैट लाइफस्टाइल मींस maintaining ideal body weight, maintaining stress through yoga and making exercise a priority every day. अब आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप वॉक करना चाहते हैं या जॉगिंग करना चाहते हैं या आप जिम जाना चाहते हैं, ये आप डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन योगा एक ऐसा वर्कआउट है, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो सिर्फ आप एक मैट बिछाएंगे अपने लॉन में या अपने बेडरूम में या कहीं आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे योगा कर सकते हैं। तो योगा सिर्फ आप 3 to 4 months 5 months किसी मेंटर से सीखें और उसके बाद लाइफ टाइम आप खुद कफील हो जाएं कि आप अपनी सेहत आपके हाथ में है, आपका मूड, आपकी बीमारियों को आप खुद काबू कर सकते हैं। ये योगा जो है, ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है इस पे कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं सिर्फ वही योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा में एक आपने स्पेसिफिक पिक्चर देखी होगी, मुद्रा लगा लेते हैं और ऐसे पद्म आसना कहते हैं, जो क्रॉस लेग में बैठते हैं, पद्म आसना में बैठ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में, अपने तमाम टीवी शोज में बताती हूँ कि योगा से इस वक्त इस पूरी दुनिया में योगा से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि ये हेड टू टो आपके मसल्स पे काम करती है। हेड टू टो, एक एक मसल। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो आपकी पूरी बॉडी के हर मसल पे काम करे, लेकिन योगा जो है इसमें ऐसे आसनास हैं जो आप अपनी बॉडी के पूरे मसल्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत से लोग हैं ना, उनका मिसकंसेप्शन भी ये है कि जो अगर हम योगा भी करते हैं तो हमारा बॉडी का जो वेट है वो कम नहीं होता है, या सिर्फ हम मेंटली सुकून के लिए योगा तो नहीं कर सकते, हमें अपना वजन भी कम करना है उसके साथ। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि योगा से सिर्फ आपका वेट कम नहीं होता और या सिर्फ आपके मेंटल स्ट्रेस पे काम करता है, ऐसा नहीं है।
बात है सारी हार्मोन्स की। अच्छा, हमारी बॉडी की जो गेम है सारी हार्मोन्स की है। देखिए ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसके लिए हम एक बंद लगाते हैं, योगा में एक बंद लगाया जाता है, इसे कहते हैं जलंधर बंद। फिर अच्छा। यहाँ से एक बंद लगाया जाता है, उसे कहते हैं अड़ी बंद, और फिर एक बंद लगाया जाता है अपने प्रोडक्टिव ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे कहते हैं मोल बंद। इसमें हम ये मोल लगवाते हैं। हमारे 7 चक्रास हैं जिसमें हमारे एनर्जी के चैनल्स हैं, हम उसको लेके चलते हैं। और योगा में ये स्पेसिफिकली आपके इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता है। जी, जब आपके इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता है, जब आपके हार्मोन्स पे काम करता है, अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है, अच्छा। ये तहकीक से बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, अब तो पूरा वर्ल्ड आपके सामने, आप गूगल हाँ, पे जाके सर्च हाँ। कर सकते हैं। अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है, जैसे कि हमारा फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, अगर कोई भी हार्मोन बढ़ जाता है और कम हो जाता है, और अगर आप सारा दिन ट्रेडमिल पे भागते रहें, आप स्टारवेशन में चले जाएं, आप जितना मर्जी डाइट कर लें, मेरे पास इतनी खवातीन आती हैं जो साल से जिम कर रही हैं, लेकिन मेरे पास 3 to 4 डेज योगा की क्लास लेते हैं, अच्छा। और 3 to 4 kg कम हो जाता है। वाह। तो इसमें मेरे पास कोई मैजिक की छड़ी नहीं है, कोई वॉन्ड नहीं है ऐसा कि मैं उसमें मैजिक करती हूँ। हाँ। ये सिर्फ हम आपके आपके ब्रेथ पे काम करते हैं, अच्छा। आपके हार्मोन्स पे काम करते हैं, क्योंकि योगा जो है स्पेसिफिकली आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। जी, और जब स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है ना, तो उस वक्त आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, कोई स्ट्रेस फायदा एक नहीं होता। हार्मोन, हाँ। जी, एक कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो ब्लड में बढ़ जाता है स्ट्रेस ठीक की है, वजह से। ठीक है। वो भी अगर आप सारा दिन ट्रेडमिल करते रहे, सारा दिन रनिंग करते रहे, आपका वेट कम नहीं होगा जब तक आप उस हार्मोन को नीचे नहीं लेके आएंगे। तो ये हमारी योगा जो है, ये एक लाइफ चेंजिंग मिरेकल है। योर बॉडी केमिस्ट्री, योर ब्रेन एक्टिविटी, इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज विद द टूल्स ऑफ योगा। अगर आपके जीन्स में भी कोई बीमारी आपकी बॉडी में आ गई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह योगा से हम ऐसे ब्रेथ वर्क करते हैं, प्राणायाम करते हैं कि वो बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मतलब इतना कारआमद है ये योगा। ये सिर्फ हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है। ये हमें गवर्नमेंट लेवल पे इसकी अवेयरनेस देनी है। अगर हम इसको अपने स्कूल्स का हिस्सा बना दें, अपने सिलेबस का हिस्सा बना दें, तो मेरा ख्याल है कि जो हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और जो स्ट्रेस से हर एक शख्स दूसरे से दस्तों गिरफ्तार हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो स्ट्रेस को किस तरह फिर कम कर सकते हैं थ्रू योगा? कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, या घर पे रह के अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं डेली, और इसके लिए आपको कोई ज्यादा टाइम दरकार नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, आप अपने ऑफिस में वर्क में, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस में हैं या आप बिजनेस में अपने ऑफिस में कहीं भी आप बैठे हैं, आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट निकालने हैं और आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। ओके। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल थ्रू द नोज, देन होल्ड योर ब्रेथ। 3 काउंट करते हुए आप इनहेल करते हैं, 12 काउंट करते हुए अपने सांस रोक लेते हैं, ओके। और फिर 6 काउंट करते हुए माउथ से एक्सहेल कर देते हैं। जब आप अपना सांस रोकते हैं ना योगा में, तो ये सबसे ज्यादा मैजिक यहीं से स्टार्ट होता है। अब आप देखने में एक बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है कि मैंने सिर्फ सांस रोका है इससे, लेकिन अभी आप करके मेरे साथ देख लें कि आप सिर्फ 3 काउंट करते हुए इनहेल करें और 12 काउंट करते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपना सांस रोक लें, तो आप इतना अच्छा फील करेंगे आप जब, इसलिए कि हमें स्ट्रेस क्यों बढ़ता जाता है, क्यों हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं। हाँ। एक्चुअली जितनी पूरी बॉडी को हमारे ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है, और जितनी ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती है, उसका 25% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। और हम पूरा दिन में कोई ऐसा आसन, कोई ऐसा पोस्टर हमारा नहीं होता कि हमारे ब्लड को पूरा, हमारे ब्रेन को पूरा ब्लड फ्लो मिले, पूरा ग्लूकोज लेवल मिले, पूरा ऑक्सीजन मिले। और दूसरा, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं, अपने डायफ्राम को कभी पूरा नीचे तक लेके नहीं आते, पूरी बेली ब्रीदिंग करते नहीं है। जब हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम डिफरेंट स्टाइल में, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें हम अपनी बेली ब्रीदिंग, जब हम बेली ब्रीदिंग आप सांस लेते हो रोकते हैं, तो आपको देखिए आप लोअर एब्स तक आपको फील होगा। उससे आप अपने क्या, आप ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करती है, आपके सेल में पेनिट्रेट करती है, आप एनर्जेटिक, मतलब आपके सारे जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको जो है इन्वॉल्व प्रॉपर, हाँ जी, ब्लड फ्लो की ऑक्सीजन की जरूरत है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी आप देखें वहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर ये इसका इतना मिसकॉन्सेप्ट क्यों है हमारे, या मिथ्स बन चुकी हैं कि योगा कोई कर नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू ही हम अपना वेट लूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और एक्सरसाइज तो देखें ना, इससे ज्यादा तो हार्ड एक्सरसाइज कोई योगा में, जो पावर योगा है, इसमें जो हम सन सैल्यूटेशन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके जो 12 उसके स्टेप्स हैं, और अगर उसको आप 10 भी करना चाहें तो आप 10 नहीं कर सकती, इतना हेक्टिक होता है। और इसके जो पूरे जितना भी पोस्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा आपके हार्ट बीट को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और मैं तो अपनी क्लास में, मेरी 2 घंटे की क्लास होती है, मैं तो उसमें जो योगा के पोजेज हैं वो डांस में भी करवाती हूँ, मूवमेंट। जी, ये तो इतना बेनिफिशियल है, आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, आपको हेयर फॉल नहीं होता, इंसोम्निया नहीं होता। अब देखें हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन, बैक पेन, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों में आ रहा है। क्यों आ रहा है?
तो अवेयरनेस नहीं है ना। हम लोग अपना पब्लिक सर्विस मैसेज बनाएं, लोगों को ये बताएं कि ट्रेडमिल जो है वो एक खास मखसूस कितने टाइम के लिए आपको करनी चाहिए। अब लोग उस पर घंटों लगे हुए हैं। मिनिमम 30 मिनट्स तो हर बंदा मेरा ख्याल है ट्रेडमिल करता है, जो कि आपकी बैकबोन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, आपकी नीज के लिए बहुत नुकसानदेह। यंग खवातीन, ये नहीं कि कोई पहले तो एजेड सुनते थे ना, अब तो यंग लड़कियां जो मेरे पास आती हैं उनके नीज के प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रेडमिल पे अपनी बोन्स को घिसा रहे हैं। आप खुद ब सही वॉक कर रहे हैं तो 3-3 घंटे वॉक कर रहे हैं कि शायद हमारा वेट कम हो जाए। लेकिन हमें बस ये अवेयरनेस देनी है, ये बताना है कि हमने हर एक चीज को खत्म नहीं करना, क्योंकि उस तरह से हम डाइट तो ले नहीं रहे। हमारी उस तरह से डाइट, जैसे पुराने वक्तों में डाइट हुआ करती थी, हम उस तरह की डाइट तो नहीं ले रहे। हाँ जी, क्योंकि अब हम ना उस तरह से फैट देसी घी लेते हैं, ना उस तरह से नट्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग डरते हैं हमारा वेट ना बढ़ जाए। अब सारा दिन में आप एक ब्रांड का स्लाइस लेके या एक सिर्फ छोटा सा प्रोटीन का वेट, सारा दिन अपने नीज पे काम कर रहे हैं, अपनी बोन्स पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह है। फिर जब मैं ये अवेयरनेस देती हूँ, बताती हूँ कि आपने योगा करना है, जस्ट आप रिलैक्स हो जाए, जस्ट आप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद योगा के आसनास करें। ये नहीं कि सिर्फ ब्रीदिंग ही करनी है, योग आसनास भी करने हैं साथ। तो इसका देखिए, मैं तो 1 महीने में 10 kg भी कम करवा देती हूँ। दैट्स ग्रेट। ये तो बड़ी, लेकिन फिर भी एक होती है ना कि आप कंटिन्यूटी के साथ एक चीज कर रहे होते हैं। बहुत से लोग हैं, अगर चले हफ्ते में करेंगे 1-2 दफा कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर कभी 15 दिन बाद जाके कर लिया, तो क्या इस तरह भी चीजें सॉल्व हो जाती है? मैंने आपको पहले कहा ना, इफ यू वांट टू गेट बेटर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को बदलते हैं। कुछ लोग जो 3 मंथ्स के लिए डाइट पे चले जाते हैं, 3 मंथ्स के लिए जिम चले जाते हैं, कि हमने बजी अब हम वेट लॉस कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ के और सब कुछ नहीं, अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें इसको। 40 to 45 मिनट्स अगर आप डेली योगा करते हैं, इसमें 15 मिनट आपने प्राणायाम करने हैं और 30 मिनट्स योगा करनी है, तो आपको कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ना कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना कभी आपको डायबिटीज। क्योंकि इसमें हम ऐसे मूव्स हैं हमारे योगा में जो हम बंद लगवाते हैं, जो मूव्स करवाते हैं, जो आसनास करवाते हैं, तो स्पेसिफिकली आपके पैंक्रियास पे काम करते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट जो कि खुदा, मैं आपको बताऊं कि जो लोग इंसुलिन ले रहे थे, जो लोग इतनी मेडिसिन ले रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स के बाद वो सब छोड़ दी। हाई ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर्स आते हैं जो योगा करते हैं मेरे पास, डॉक्टर्स कि जो मेडिसिन उन पे असर नहीं कर रही थी, और अब तो वो बिल्कुल कभी जो उनको मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाई ब्लड प्रेशर, ये तो आपका लाइफस्टाइल है, ये तो आपने अपनी जिंदगी को लेके चलना है कि आपने एक पूरा रिजीम बनाना है कि मैंने कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कितना वर्कआउट करना है, और स्लीप आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। 3 चीजों पे आप काम करें, मेडिटेशन, स्लीप एंड मूवमेंट। अगर इन तीनों चीजों को आप बेहतर कर लेंगे तो आपको कभी भी बीमारी तो आपके करीब आएगी। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब हो तो हाँ, फिर आपके हार्मोन, क्योंकि आपके हार्मोन हमेशा बैलेंस होते हैं नींद में। जब आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ही आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे तो आप कितना ही वर्कआउट कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ लोगों के हार्मोन जी फायदा नहीं तो क्या हमारा आपने तो बहुत अरसे से देखा होगा कि लोग आपको बताते हैं मैं 3 साल से जिम कर रही हूँ, 5 साल से स्टार्ट में 2 kg कम हुआ था या 4 kg कम, अब मेरा स्टक हो गया। इसी तरह की बात। या आप पार्क में चले जाएं, तो मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है जो साल से वॉक कर रहे हैं। इवन कि कुछ लोग अब मॉडल टाउन पार्क के 8 राउंड भी करना शुरू हो गए। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि अगर आप वो 2.5 किलोमीटर या इससे कुछ ज्यादा होगा, तो अगर उसके आप 8 राउंड ले रहे हैं, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपनी नीज के साथ क्या कर रहे हैं, अपने मसल्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो उसको आप ठीक है, आप वॉक करें, 45 मिनट्स आप वॉक करें। ठीक है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो एक लिमिट के साथ। लेकिन ये जो योगा है, इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जितनी देर अगर आप इसमें कपाल भाती एक ब्रीदिंग है जो हम नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद हम अपने बेली को खींचना होता है और सांस को बाहर निकालना है। इसमें कपाल भाटी में कपाल का मतलब है स्कल और भाटी का मतलब है लाइट। जो ये ब्रीदिंग करेगा उसके चेहरे से ग्लो, स्किन से ग्लो निकलेगी, उसकी फैट उनकी बॉडी में रह नहीं सकती। और ये आप सर्च कर सकते हैं कि इस वक्त योगा का हर बीमारी का इलाज योगा के थ्रू किया जा रहा है। इसके हॉस्पिटल्स बन चुके हैं बाहर। और इवन के कैंसर, जिन लोगों को हार्ट ऑपरेशंस बताए थे, जिन्हें बैक के ऑपरेशंस, ये तो मैं अपनी क्लास में मेडिकल्स कर रही हूँ कि जो लोग मेरे पास व्हील चेयर पे आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े होकर डांस के मूव्स करते हैं योगा। वेरी गुड जी, ये तो आप मेरी क्लास में आके देख सकते हैं, मेरे पेज पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजार खा लोग ऐसे। और इसमें अब आप सिर्फ ये नहीं कि इन बीमारियों का, आजकल एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चियों में जो हुआ है वो पीसीओडी का है। हर दूसरी बच्ची का जी पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और आप यकीन करें कि जो वो इतने हार्मोन्स ले रही थी, इतनी मेडिसिन ले रही थी, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था,
वो 2 क्लास के बाद उनका साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ 2 क्लासेस। मतलब इतने ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिनका थ्रू योगा हम लोग उसकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सिर्फ योगा हमने करना है, कुछ आसन करने हैं और एक कंसिस्टेंसी के साथ हम लोगों ने एक चीज को लेकर चलना है, पॉजिटिव माइंड के साथ। पॉजिटिव माइंड के साथ। ये नहीं कि अगर हमने 1 हफ्ता किया और उसके बाद कहीं कहते थोड़ी सी बेहतरी हमारे अंदर महसूस हो रही है तो हम लोग उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपनी जिंदगी का लेकर साथ चलना। तो इसका कोई हमारा टाइमिंग भी है कि हमने किस टाइमिंग पे करना है? योगा जो है ये अर्ली मॉर्निंग बहुत, क्योंकि आपने खाली पेट करना होता है इसको हमेशा। खाना खाने के बाद तो आप नहीं इसको कर सकते। ठीक है। ना ही ब्रीदिंग खाने के बाद की जा सकती है और ना ही आसनास किए जा सकते हैं। तो ये आप खाली पेट अगर अर्ली मॉर्निंग करें या फिर इवनिंग में 4 to 6 ये टाइमिंग, खाने के बाद 3 घंटे गुजर जाएं तो फिर आप इसको कर सकते हैं। और बहुत से लोग हमने देखा है कि जो जब अधेड़ उम्र में जाना शुरू हो जाते हैं 50s के बाद, वो उन लोगों के लिए कहा जाता है कि योगा बड़ा बेस्ट है। जी नहीं, योगा तो सबके लिए 8 से लेके 80 साल तक के बच्चे कर सकते हैं। हाँ। योगा सबके लिए ही बेस्ट है। मैं बार बार बताती हूँ इसलिए कि योगा से इस वक्त पूरी दुनिया में अगर योगा से अच्छी कोई एक्सरसाइज होती तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी वही करते। आप ये देखें कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो सब योगा करते हैं। अक्षय कुमार को आप देखें, घंटों जाके वो पहाड़ों पर बैठ जाते हैं। जितने भी लोगों ने, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनमें सब लोग योगा पे स्विच कर गए, इसलिए कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स। तो हमारे लोग क्यों नहीं स्विच कर रहे, ये हमें बताएं, क्योंकि इनका माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा? हम इस काम पे लगे हुए हैं। अब इंशाल्लाह ताला इसको हमने गवर्नमेंट लेवल पे भी लेके आना है। स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में अगर स्टार्ट करवा दिया जाए कि उनको सिर्फ 10 मिनट ब्रीदिंग करवा दी जाए, बेली ब्रीदिंग, क्योंकि इससे बेहतर मेरे ख्याल से हेल्दी एक्टिविटी नहीं और कोई नहीं है। इसको किसी भी मजहब से रिलेट ना किया जाए। ये एक पूरा वर्कआउट है, एक रिजीम है, ये एक लाइफ चेंजिंग मिरेकल है। आप खुद करके देखें, किसी की बात पे यकीन ना करें। अल्लाह ताला ने आपको इतना शऊर दिया है कि आप खुद देखें कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और आप खुद देखें कि मैं अगर जिम में जाके 3-3 घंटे इतना वेट उठा रही हूँ, अब जो लड़कियां इतना वेट उठाती हैं बाद में उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम, बैक पेन, मोरों का प्रॉब्लम, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप कभी ये देखें, खुद सर्च करें, क्या कभी योगा से किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई इंजरी हुई है? इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त कौन सा आसन हमें करना चाहिए, कौन सी टेक्निक के साथ योगा हमने करना है। और आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा लोगों को आ रहा है। इसके लिए जितना स्ट्रेस तो है ही है, हमारा लाइफस्टाइल जो अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं होती जा रही, घरेलू झगड़े भी इसी वजह से हो रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ गया बहुत ज्यादा। उसके लिए आप सबसे बेहतर, मैं जो बार बार बताती हूँ कि आपने अनुलोम विलोम करना है। अच्छा। ये हमारी जो राइट साइड है, हमारी जो राइट साइड है ये गर्म साइड है, लेफ्ट साइड जो है ये ठंडी साइड है। राइट साइड सूरज को प्रेजेंट कर रही है और लेफ्ट साइड चांद को प्रेजेंट कर रही है। राइट साइड से जो हम सांस लेते हैं इसे सूर्यासुर कहते हैं और जो लेफ्ट साइड से लेते हैं इसे चंद्रसूर कहते हैं। हमेशा आपने, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो या सुबह उठ के दिन में अगर आप इसको 3 बार भी कोई हिस्सा बना लेते हैं ना अपनी लाइफ का, अनुलोम विलोम, ये आपकी गर्म और ठंडा, ये देखिए इसको हम प्रेयर पोज समझते हैं कि शायद ही हम कोई प्रेयर कर रहे हैं। ये एक मुद्रा है, ये देखें, इसको हमने पुश करना होता है एनर्जी को। हमारे इर्द गिर्द में सारी एनर्जी है। हम सारी दुनिया में हर एक चीज जो है वो एनर्जी है। आपने सिर्फ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना होता है। अच्छा। ये देखें, इसको हम राइट और लेफ्ट को एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं कि एनर्जी को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो अनुलोम विलोम है, जो सुबह उठ के आपने करना है, फिर दोपहर में और शाम में, वो राइट साइड को बंद कर लेना है, सूर्यासुर जो गर्म है इस साइड को बंद करना है और लेफ्ट साइड से सांस लेना है। अब लेफ्ट को बंद कर लिया और राइट से एक्सेल कर दिया। ये गर्म और ठंडा, सूरज और चांद, इस दोनों को आप प्रेजेंट करें। इससे आप देखिएगा कि आप इतना रिलैक्स फील करेंगे। जो मैंने जितने भी लोग, मैं अपनी क्लास में तो डेली करवाती हूँ लेकिन जब लोगों को भी बताती हूँ तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल है, इतना बेनिफिशियल है कि आपकी कोई बीमारी का सेल बॉडी में नहीं रह सकता। अच्छा। और स्ट्रेस कभी नहीं होगा, कॉर्टिसोल लेवल एकदम नीचे आ जाएगा इसके साथ। अगर आप ये 5 से 10 मिनट की, जो लोग 10 मिनट पे चले गए या 15 मिनट पे चले गए अनुलोम विलोम पे, वो तो बहुत बेहतर फील करे। आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, शाइन करेगी आपकी स्किन। मतलब ये खवातीन के लिए तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। और उनको प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे बाल खराब हो रहे हैं, हमारा फिगर खराब हो रहा है, हमारी स्किन खराब हो रही है। तो अगर ये आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना ब्रीदिंग को, तो कभी भी आपके बाल भी हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपको नींद बहुत प्रॉपर आएगी। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। नींद के लिए भी कोई है? यही ब्रीदिंग जब हम करवाते हैं, पहले डीप ब्रीदिंग करवाते हैं, फिर अनुलोम विलोम करवाते हैं, फिर उसके बाद कपाल भाटी करवाते हैं। कपाल भाटी में आपने नाक से सांस लेना है और पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींच के एक्सेल कर देना है। लेकिन जब भी ये ब्रीदिंग करनी है आपने जमीन पे बैठ जाना है। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ जाए और बिल्कुल सीधा बैठे। आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए।
ओके जी, फिर आपने इसको ब्रीदिंग करनी है। अगर फ्लोर से आप अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नेचर से करीब रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने नेचर को छोड़ दिया ना और आगे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आप नेचर ग्रीन जमीन पे, वो तो जमीन पे आप बैठ जाएं क्रॉस लेग में, और फिर आप गहरी सांस लें, और उसके बाद आपने इसको जितना भी एक्सेल कर सकते हैं, जितनी बार एक्सेल करना, और पेट को, ये आपकी बॉडी पे फैट नहीं रहने देगा। कभी भी आपकी बॉडी पे फैट नहीं रहेगी। मुझे 20 इयर्स हो गए क्लासेस देते हुए, मैंने कभी आज तक कोई डाइट नहीं की। मैं सब कुछ खाती हूँ, हेल्दी फूड खाती हूँ। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि शायद आपका भी थोड़ा सा फेस बल्कि लगता है। मैं कहती हूँ मैंने इसलिए कि मैंने अपना वेट इससे कम करना नहीं। अगर मैं चाहूँ कि मैं स्टारवेशन पे जाऊँ या मैं डाइट पे चली जाऊँ या मैं वेजेस लेना शुरू, लेकिन मैंने सुबह से लेकर रात तक क्लासेस देनी होती है। मेरी राउंड द क्लॉक मेरी क्लासेस चल रही होती हैं, तो मैं तो सब हेल्दी फूड देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी भी ना डाइट करने की जरूरत पड़ी है, ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ी है। या मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं मतलब 20 साल हो गए आपको योगा सिखाते हुए और क्लासेस लेते हुए, जी, देते हुए क्लासेस एज ए टीचर। मेरा अपना फिटनेस स्टूडियो है मॉडल टाउन में, सब लोग दुनिया मेरे पास आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह के मिरेकल्स पे मिरेकल्स हो रहे हैं। और यही मेरी इतनी खुशी है मुझे इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे पास इनफर्टिलिटी के लिए लोग आते हैं, पीसीओएस के लिए जो आते हैं, या इवन के कैंसर पेशेंट्स जो हैं, कैंसर पेशेंट्स वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्योर कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई वर्बली बातें नहीं मैं कर रही हूँ, ये आप इसको प्रैक्टिकल खुद करके देखिए। बड़ी से बड़ी बीमारी भी जो है वो योगा के थ्रू उसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जिद्दोजहद करते ही रहना है अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हुमैरा खान मौजूद थी। हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, थैंक यू सो मच। और योगा का आज आलमी दिन मनाया जा रहा था जनाब, उसके हवाले से हमने बात की और बहुत अच्छी टिप्स आज हमें हुमैरा देख के जा रही है योगा के हवाले से कि आप योगा करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और शहर लाहौर के मसाइल हैं कि जनाब खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। रोजाना की बुनियाद पर कोई नया मसला आ जाता है। और पाकिस्तान का देखा जाए तो तालीमी निज़ाम इतना खराब हो चुका है कि अब कोई ये कहना पसंद नहीं करता है कि मेरे बच्चों ने मैट्रिक भी पास किया, क्योंकि अब तालीम भी इतनी महंगी हो चुकी है। शहरी इलाकों में ए लेवल और ओ लेवल की बरतानवी अहलियत ज्यादा हम भी समझी जा रही है। और प्राइमरी एजुकेशन में वसाइल की कमी है तो सेकेंडरी स्कूल्स में असातिज़ा के अंदर मुस्बत सिमत का फुकदान है। और अगर आला तालीमी इदारों की तरफ देखा जाए तो वहां पे सियासतबाजी मुल्क के मुस्तकबिल पर गहरा असर छोड़े। और तो और जनाब, किताबों की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी हैं। लोकल किताबों की कीमतों में 6 माह के दौरान 100 से 110% तक इजाफा हो चुका है। और गरीब के बच्चे के लिए किताबें खरीदना भी इतना मुश्किल हो गया है कि 100 रुपए वाली किताब की कीमत अब 200 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। और जो 7,000 रुपए वाली गैर मुल्की किताबों का कोर्स था, अब वो 12,000 रुपए पर पहुंच गया है। तो किताबें महंगी होने से शरह खानदगी में भी कमी होगी। पेपर मिल्स ने मसनूई किल्लत पैदा करके किताबों के रेट आसमान पर पहुंचा तो दिए हैं। अब पेपर महंगा होने के बायस पब्लिशर्स किताबें छाप कर नहीं दे रहे हैं। तो हुकूमत से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर पेपर के ऊपर सब्सिडी जारी की जाए और इंपोर्ट ड्यूटी कम करके किताबों की कीमतों में कमी ला जा सके। तो क्या हम अपने बच्चों को मयारी और सस्ती तालीम दिलवा सकेंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमने मदू किया है, रजा उर रहमान साहब हैं जो माहिर तालीम है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रजा साहब, हम यही सवाल जो मैंने सबसे किया है कि क्या हम अपने बच्चों को मयारी तालीम दिलवा सकते हैं आज के दौर में? क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसका अब असर तालीम के ऊपर भी आना शुरू हो गया है। पहले अशिया खुर्दोनूश की कीमत एकदम से इतनी बढ़ी कि लोगों के घरों के बजट डिस्टर्ब हो गए, लोगों का सारा घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। और अब तालीम का अगर फर्ज करें, फीस बढ़ती है, बुक्स बढ़ती हैं, स्टेशनरी बढ़ती है, तो वो एक और बहुत बड़ा खर्चा है। और लोग पहले ही अपना पेट काट के बच्चों को तालीम की तरफ तालीम दे रहे हैं।
बहुत बड़ा तबका यहाँ पे वो है जो व्हाइट कॉलर है, और व्हाइट कॉलर तबके का जो बजट होता है वो कैलकुलेटेड होता है कि इतने हमारे घर के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमारे बिल्स हैं, ये हमारे तालीम का है, ये बच्चे की फीस और ये किताबें हैं। तो किताबों की जो प्राइस पिछले 1 से 1.5 महीने में बढ़ी है, मैं समझता हूँ कि ये तो अब तमाम जो तालीम का सर्कल है उसको डिस्टर्ब करेगी। स्टेशनरी जो है वो बढ़ी है, वो बहुत डिस्टर्ब करेगी, और वालिदैन का जो बजट है वो खासा डिस्टर्ब रहेगा। देखिए जो कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनका एक लिमिटेड जो बजट है उसके अंदर उन्होंने फीस के पैसे अलग निकाल दिए, स्टेशनरी के अलग निकाल दिए, और बच्चों की जरूरियात की चीजों के अलग निकाल दिए। अब तालीम के ऊपर कोई किसी भी वालिदैन से पूछें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। हर बंदा चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर होगा, और जब फ्यूचर नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं तो फ्यूचर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा कल को। बच्चे जो आजकल की जो तालीम महंगी हो रही है, इसकी वजह से चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं। 22 मिलियन बच्चा हमारा पहले ही आउट ऑफ स्कूल है, और अगर हम दोबारा इस महंगाई को आम कर देंगे और बच्चों की तालीम को मुश्किल कर देंगे तो फिर बच्चों के लिए पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी तो पहले भी गुजारिश रही है कि बच्चों के लिए तालीम के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। देखिए दुनिया का रूल है कि जिस चीज में आसानी दी जाती है ना, वो इंसान फौरी तौर पर उसको अडॉप्ट करता है, ये फितरत है हमारी। तो पंखा ये भी हमारे लिए आसानी पैदा करता है, एसी हमारे लिए आसानी, गाड़ी हमारे लिए आसानी, तो हम फौरी तौर पर उसको अडॉप्ट करते हैं। तो तालीम के अंदर भी कोई आसानी पैदा की जाए ताकि बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं 25 मिलियन या 30 मिलियन, वो वापस स्कूल में आए। जो बच्चों के वालिदैन के लिए आजकल एजुकेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है, वो दोबारा बच्चों को स्कूल आने का सोचें, और जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। बिल्कुल। लेकिन रज़ा साहब मुझे बताइए कि ये 6 महीने के दौरान जैसे हम बात कर रहे थे कि ये मुसलसल बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं हमने देखा कि शायद रिवर्स बैक भी हुई हो, नहीं हुई है, ये बढ़ती जा रही है कीमतें, खासतौर पे किताबों की। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? पीछे से पब्लिशर्स किताबें नहीं छाप रहे हैं, पेपर मिल्स वाले पेपर महंगा करते जा रहे हैं, तो ये क्या टसलबाजी चल रही है, ये क्या है मसला? देखिए जो हमारे यहाँ पे दरअसल ना डिफरेंट तरह की एक माइंड सेट्स हैं। एक माइंड सेट वो है जिसे चीनी माफिया भी आप कहते हैं, या इस तरह के और माफियाज मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे जो पेपर बनाने वाली मिल्स हैं वो सिर्फ गिनती की चंद एक हैं। अच्छा। और उनकी मोनोपोली है। वो अगर आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं कि हमने सुबह कीमत बढ़ानी है तो वो कीमत बढ़ा देते हैं। अच्छा। इसमें देखें एक गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको ये मैनेज करना चाहिए, उसको कीमतें बढ़ानी चाहिए। बल्कि दुनिया भर में ये असूल होता है कि कागज की कीमत गवर्नमेंट के हुक्म के बगैर नहीं बढ़ेगी बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे रात का अपना जो ड्राइंग रूम का बैठा हुआ डिसीजन होता है वो सुबह बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और वालिदैन की जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इसका एक और आसान बड़ा हल है कि अगर हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम कर दे या जीरो ड्यूटी कर दे, तो उससे फौरी तौर पे वो जो बाहर से पेपर इंपोर्ट होता है वो पेपर यहाँ पे इजीली इन्हीं मिल्स के बराबर इक्वल पे आ जाएगा और सेम प्राइस हो जाएगी, या उसकी इंपोर्टेड की प्राइस और कम हो जाएगी। तो इससे इनको भी अपनी प्राइस को मैनेज करने में या मेंटेन करने में आसानी होगी, और पेपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने देखा हो ना कि ये आपके हाथ में भी जो पेपर है ये इंपोर्टेड पेपर है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और इसका पता चलता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी है, और इसकी बनी हुई बुक कई साल चलेगी। और जो पेपर यहाँ मिल रहा है उसकी बुक तो 4 महीने 3 महीने भी नहीं चलती, और वालिदैन को बाद एक सेशन में 2 दफा लेनी पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे वालिदैन के लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन आपको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई हैं वो अपना काम सरअंजाम दे रही हैं, या बनाई भी गई हैं कि नहीं बनाई गई? देखिए जो रेगुलेटरी बॉडीज काम कर रही हैं ना, तो ये मसाइल ना आए। रेगुलेटरी बॉडीज सीरियस होना, या उनके लिए बच्चों की अहमियत हो, वालिदैन की पॉकेट की अहमियत हो, तो ये प्रॉब्लम्स ना आए। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो 4 लोग मिलके एक चीज की हाइक क्रिएट कर देते हैं। और जैसे गाड़ियों पे ऑन है, उन्होंने पेपर पे ऑन कर दिया है, आज प्राइस और कल और रोजाना और डॉलर की तरह वो अपनी प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पे रेगुलेटरी बॉडी को बहुत सीरियसली कंसर्न होना चाहिए। पेरेंट्स का बहुत सीरियस कंसर्न है, एजुकेशनिस्ट का बहुत सीरियस कंसर्न है। रेगुलेटरी जो बॉडी है वो ये उसकी जिम्मेदारी है कि प्राइस को कंट्रोल करे, मेंटेन करे और बच्चों को सस्ती कुतुब मुहैया करे। देखें अगर इस दफा भी बच्चों को मजीद फर्ज करें, नया सेशन शुरू होने वाला है अगस्त में, अगर बच्चों को मुनासिब कीमत पे वालिदैन को किताबें नहीं मिलेंगी तो मजीद अंदेशा है कि 8-10 लाख बच्चा स्कूल से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हम बच्चों को स्कूल में लाने का हमारा काम है, या हम बच्चों को बाहर निकालें? बच्चों को ऑलरेडी जो स्कूल में पढ़े उनको बाहर भेजना। हुकूमत को इस बात को बहुत सीरियस टेकअप करना पड़ेगा। सियासी मैटर जरूरी हैं, वो अपना सारे काम जैसे कर रहे हैं इसी तरह एजुकेशन के ऊपर भी उन्हें प्रॉपर काम करना चाहिए, और बच्चों की तालीम के लिए उन्हें बहुत कंसर्न होना चाहिए, और इसके लिए रेगुलर बॉडी बनानी चाहिए। बल्कि मैंने तो अक्सर चैनल्स पे ये भी गुजारिश किया कि मिसाके तालीम कर लेना चाहिए, और जितनी पार्टीज के लीडर हैं वो अपना अपना एक बंदा दे दें जो मिनिस्टर्स के लेवल का हो, और सारे मिनिस्टर्स बैठ के एक पॉलिसी बनाएं और इन सब चीजों को जबरदस्त तरीके से मॉनिटर करें। और उस मॉनिटरिंग का कोई ड्यूरेशन होना चाहिए 10 साल, 15 साल या 20 साल,
ताकि इसका डायरेक्टली जो फायदा है, देखें अगर बच्चा हमारा मुल्क का पढ़ेगा तो फायदा बच्चे को भी है और मुल्क को भी फायदा है। हाँ, तो हमें अपने बच्चों, अपने मुल्क के लिए बहुत दूर का भी सोचना है ना, हमें तो फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है कि हमारे मुल्क को 10 साल के बाद क्या चाहिए, 10 साल के बाद क्या फायदा होना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम आज का फायदा सोचें, 2 दिन का 4 दिन का फायदा सोचना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आने वाले 20 साल की प्लानिंग करे, उससे भी आगे यहाँ पे प्लानिंग की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, खासतौर पर अगर तालीमी निजाम को देखा जाए? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं प्लानिंग की जाती और बहुत दफा कहा जाता है, बल्कि मैं आप देखें आपके चैनल पे जितनी दफा वॉइस रेस की गई है, बहुत सारी बातें सुनी भी गई हैं, बल्कि लास्ट टाइम भी एक आपके चैनल पे बात हुई कि अगर एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करा दिया जाए और वालिदैन उसके जरिए फीस अदा करें, उसके जरिए अपने बच्चों की किताबें खरीदें और उसी में स्टेशनरी के पैसे मौजूद हों, तो जो एक गरीब तबका है उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और एजुकेशन कार्ड जो है वो केपी के गवर्नमेंट ने इस दफा मुतारिफ भी करा दी है। अब पंजाब गवर्नमेंट भी स्टेप अप करे और बहादुरी दिखाए और बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए आसानी करे कि उन्हें एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराए, जैसे हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराए ऐसे एजुकेशन कार्ड भी मुतारिफ कराए। सिर्फ हमें लगता है कि ये जो तालीमी निजाम जो है ना, ये सिर्फ तकरीरों तक रह गया है। हमारे जितने भी हुकूमती ओहदेदार है सिर्फ तकरीरों की हद तक इसके बारे में बात करते हैं, अमली जामा कोई नहीं पहना रहा इसके ऊपर। देखिए इसका ना ये एक लॉन्ग प्लान होना चाहिए, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड करना चाहिए और उसकी बाकायदा प्रॉपर उसके सेगमेंट्स होने चाहिए और डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि अपने टारगेट्स को मीट करें। एक डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे है जिसने बच्चों को स्कूल लेके आना है, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि उसने उसको स्कूल लेके आना है। वो अपनी प्रोग्रेस शो करे कि जी मैंने 22 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल था और मैंने 5 मिलियन बच्चा इस साल स्कूल में वापस ले आए। तो जब आप इनसे कहते हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस शो करें, आपने कितने बच्चे एडमिट किए, आपने कितने बच्चों को बुक्स मुहैया की, डाटा दिखाएं, तो उस वक्त फिर ये अपना लेम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं और कोई डाटा इनके पास होता नहीं है। तो चूंकि वर्किंग पीछे बैकएंड पे कोई हो नहीं रही है, पॉलिसी मुनासिब नहीं है, जो लोग पॉलिसी को ड्राइव कर रहे होते हैं वो लोग उस पॉलिसी को सही तरह से ड्राइव नहीं करते, तो उसके एंड रिजल्ट 0 होते हैं और हम दोबारा वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन लास्ट गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम इंप्लीमेंट किया और आज वो 0 हो गया। तो 4 साल की मेहनत, चाहे उस्ताद कराम की थी, चाहे स्कूल्स की थी, वालिदैन का उसके ऊपर कितना फोकस था, चैनल में कितना डिस्कस किया, आपके चैनल में कई दफा डिस्कस हुआ, तो वो सारा आज 0 हो गया उसकी, क्योंकि पॉलिसी कोई ठीक नहीं थी। नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट ने उसको टोटल चेंज कर दिया है, इसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो उसको दोबारा चेंज कर देगी। तो इसमें बच्चों का क्या कसूर, वालिदैन का क्या कसूर, पाकिस्तान का क्या कसूर? तो हमें कोई एक मिसाक तालीम करके कुछ चीजों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये चीजें कोरोना की वजह से हमारी तालीमी नुकसान इतना ज्यादा हुआ है, बच्चे इतने डिस्टर्ब हुए हैं कोरोना के इन 2 सालों में, और अब अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जब उसमें से निकले हैं और वो एक ट्रैक पर हम आना शुरू हुए हैं, खासतौर पर हमारे बच्चे जब ट्रैक पर आना शुरू हुए तो हम दोबारा से ये इस तरह के हथकंडे अपनाना शुरू हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें कोविड के 2 साल में से तकरीबन हमने 80% टाइम हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों का जाया किया। बिल्कुल। और एक बीमारी थी, एक वबा थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी थी कि ये प्रॉब्लम आएगी, उसको हमने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन अब वो वक्त था जब हम दोबारा बच्चों को रीबिल्ड करते, जब बच्चों के लिए दोबारा से एजुकेशन के दरवाजे खोलते और बच्चों को आसानियां देते कि आप पढ़ें भी, आप आगे भी बढ़ें और आपके लिए ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं। स्कूल नहीं खोलते, स्कूलों में बच्चों की तादाद को बढ़ाते, प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाते और इस तरह और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जा सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है कि शायद तहैया कर लिया हुआ है कि उन्हें सिर्फ अपनी सियासत से कंसर्न है, एजुकेशन से, लोगों की जरूरियात से, उर्दू नोट से उसका कोई कंसर्न नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, ये इन्हिसार कर रही है हमारे तालीमी निजाम पे, जितनी भी और भी सारी चीजें चल रही हैं। देखिए जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उससे एजुकेशन भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, हर्ट हुई है और बच्चों के भी बहुत सारे मसाइल उसके साथ इनडायरेक्टली कंसर्न्ड हैं, वो जरूर हुए हैं। देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना वो बाज का सिर्फ हमें वक्ती तौर पे नजर आ रही होती हैं कि ये किताब पढ़ी हुई है और इस किताब के ऊपर मट्टी है या इस किताब के ऊपर ये फूल रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है या इसके बैक एंड के नुकसानात क्या होंगे या फ्यूचर में इसके क्या नुकसानात होंगे। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क की, इससे तो हर चीज डिस्टर्ब हुई है। आपने महंगाई देखी है, आपने बाकी सारा सिस्टम देखा है, डॉलर का रेट कहाँ चला गया है। अब डॉलर का रेट बढ़ना भी एक मैं समझता हूँ कि हमारी तालीम में बहुत सारी रुकावटें पैदा करेगा। बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी तालीम महंगी हो गई ना। तो हर शख्स के लिए तालीम जो है वो महंगी और दूर होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है। बिल्कुल बजट खराब हुए हैं, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बजट खराब हुए। और जितने भी जो मिडिल क्लास में, तो ये कहूंगी मिडिल क्लास जो तबका है जो अपने बच्चों को अच्छी और मायारी तालीम दिलवाना चाहता है, तो उनके लिए तो ये दोबारा से ख्वाब बनने वाला है। तो मुझे बताइए कि इसको हमें करना चाहिए। अगर आप लोगों की बात होती है हुकूमती नुमाइंदों से या किसी भी ओहदेदारों से, तो उनके पास क्या मुतालबात आप रखेंगे? कितने सालों की हमें आगे एक मुस्तनद जो पॉलिसी है वो बनानी चाहिए, खासतौर पर तालीम के हवाले से?
देखिए, गवर्नमेंट के साथ अक्सर बातचीत रहती है। जो नए वज़ीर आला साहब आए हैं, हमने उनको भी लेटर लिखा है। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब को भी लिखा है और अपनी ये चंद गुजारिशात पेश की हैं कि बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों के मफाद के लिए, वालिदैन के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए और तालीम की खातिर आप इन चीज़ों को सियासत से पाक कर दीजिए। जैसे मैंने मिसाक़े तालीम का जिक्र किया कि आप सारे जितने भी आप पार्टीज़ हैं, चंद 5-6 पार्टीज़ हैं मेन, आप लोग बैठ के एक एजेंडा डिसाइड कर लें। हम आपके साथ होंगे, हम जैसे आप कहेंगे हम करने को तैयार होंगे। हम अपनी सिफारिशात आपको पेश करेंगे और मुल्की मफाद में, बच्चों के मफाद में, तालीम के मफाद में एक ऐसा रोड मैप तैयार कर लिया जाए जिसके ऊपर अगले 15 साल 20 साल अमल किया जाए। और जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो, बेहतरी लाने की ज़रूरत हो, वो भी उसके अंदर ऐड ऑन की जा सकती है। तो गवर्नमेंट से आपके चैनल के तवसत से पहले भी बहुत सारी गुजारिशात की हैं, सुनी भी गई हैं। इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि चंद दिन पहले इन्होंने जो अपना बजट अनाउंस किया है उसमें इन्होंने बच्चों के लिए लोन के ऊपर लैपटॉप वगैरह अनाउंस किए हैं। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। बजट भी बढ़ाया है, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। बाकी चीजों पे भी गौर करने की जरूरत है। किताबें नहीं मिलेंगी रजा साहब तो लैपटॉप बच्चे क्या करेंगे? आप ठीक कह रही हैं, लैपटॉप बस एक नीड है आज की, लेकिन फिर भी ये अपॉर्चुनिटी देना अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपके उनके लिए किताबों को उनसे आप दूर कर रहे हैं। तो किताबें तो कभी भी, देखिए मैं भी आज किताबें पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ती होंगी। किताब तो इंसान कभी नहीं छोड़ सकता। किताब बहुत सारी चीजें आप मोबाइल में नहीं पढ़ सकते हैं, आपको किताब से ही पढ़ के अच्छा लगता है, आपको किताब से ही पढ़ के अंडरस्टैंडिंग आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस जो सहूलत है एक हमारे पास, कह ले कि सस्ती सहूलत है ना, इसको सस्ती सहूलत कह सकते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने लैपटॉप से पढ़े, अपने मोबाइल से पढ़े। वो एक किताब खरीदता है और उससे पढ़ने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इल्म हासिल कर सके। लेकिन वही इल्म हमसे छीना जा रहा है, हमारी आने वाली नस्ल से छीना जा रहा है। इस पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन अब आपको लगता है कि नया सेशन जैसे स्टार्ट होने वाला है, ये अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, तो कितने % चांसेस हैं कि दोबारा से नुकसान हो सकता है, खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों का? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वैसे भी इतनी मयारी तालीम जो है अगर कंपेयर किया जाए तो इतनी नहीं पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर इंतजार होता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजा जाए। तो आपको लगता है कि दोबारा से नुकसान होगा जो हमने पहले कोविड के दौरान देखा है? देखिए, अगस्त से दोबारा नए सेशंस का गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अपना सेशन मार्च से शुरू कर चुके हैं। ठीक है। जिन लोगों ने मार्च से शुरू कर लिया वो तो किताबें उनके बच्चे खरीद चुके हैं। हाँ। अब उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो उनका 1 साल तो गुजर जाएगा, लेकिन अगले साल जाके उन्हें दुश्वारी पेश आ सकती है। हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड ये भी रहा ना पहले कि हम बड़े भाई की जो किताबें वो छोटा भाई यूज कर लेता है और उसके बाद फिर उससे छोटा भाई यूज कर लेता है। तो ये एक बड़ा अच्छा शेयरिंग का एक हमारा कॉन्सेप्ट है और ये कामयाब जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर और तवज्जो देनी पड़ेगी, वालिदैन को किताब को और नीट रखना पड़ेगा। पहले अगर वो 2 साल चलती है तो उसको 4 साल चलाना चाहिए। और वालिदैन का जो बजट डिस्टर्ब होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि वो एक गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर कोई सब्सिडी दे। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि दोबारा मजीद बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी। देखें, ये आपने जिस तरह अभी अपने इंट्रो में बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की आपने, सारी जो अहम तरफ है वो तवज्जो दिलाई। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। और जिस तरह आजकल मीडिया अपनी पावर रखता है, अपनी वॉइस रखता है, मीडिया की वॉइस सुनी जाती है और आपकी बात सुनने के बाद जरूर कहीं ना कहीं अमल दरामद भी होता है, कोई उसको सुन भी रहा होता है और उसके ऊपर प्लानिंग भी कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन को सब्सिडी अनाउंस करनी की चाहिए जल्द इन्हें। और जो पेपर बाहर से आता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को 0 करना चाहिए। यहाँ पे अवेलेबिलिटी इजी करनी चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी को अपना काम ठीक करना चाहिए और चेक एंड बैलेंस ठीक करना चाहिए और पेपर की कीमत फिक्स कर देनी चाहिए। ये 5 साल के लिए फिक्स है, 3 साल के लिए फिक्स है, 2 साल के लिए फिक्स है, कोई एक टाइम पीरियड करके उसको फिक्स करें। उसके बाद दोबारा जब भी पेपर को कीमत बढ़ानी है तो गवर्नमेंट उसको रिव्यू करे और उसमें से रीजनेबल सा मार्जिन दे। कोई कानून मौजूद है यहाँ पे कि पेपर की कीमत उस कानून के तहत बढ़ेगी और इतनी देर बाद बढ़ेगी? देखें, ये कानून तो मौजूद नहीं है, लेकिन कानून बनाए जा सकते हैं। स्कूल्स के ऊपर ये कानून लागू होता है कि वो अपनी फीस सिर्फ 5% बढ़ाएंगे। अच्छा। अगर स्कूल 5% फीस बढ़ाने का मजाज है या पाबंद है तो फिर तमाम मामले जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब पाबंद हैं कि अपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कीमत का कोई एक तरीकेकार मुतय्यन करें और उसके मुताबिक उसकी कीमत बढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है अब स्कूल की फीसेस भी बढ़ जाएंगी क्या? स्कूल तो यही बाउंड है, 5% फीस बढ़ाता है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि बढ़ सकेंगी, क्योंकि अगर उसको रूल को चेंज करना है तो एक लंबा काम है, लंबा प्रोसेस है, वो शायद नहीं हो सकेगा। स्कूल्स बड़ी हद है ये करेंगे कि कोई अपनी जो फैसिलिटेशन दे रहे हैं उसको शायद कम कर लें। अच्छा। या किसी तरीके से अपनी कोई सेविंग बढ़ाने की कोशिश करें। दुनिया भर का रूल वैसे ये है कि जब भी आपके एक्सपेंसेस बढ़े ना तो आप अपनी इनकम को जनरेट करने के नए तरीके इस्तेमाल करें। अच्छा। नए तरीके ढूंढें। कहीं पे भी ये रूल नहीं है कि आप अपने एक्सपेंसेस कम करें या बचत करनी शुरू कर दें या आप खाना ना खाएं या आप अपनी जरूरियात जिंदगी हैं उसको इग्नोर कर दें।
ऐसा नहीं है, आपको नए से नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इनको ये कोई ना कोई नई स्ट्रीमलाइंस इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगे, नए आइडियाज देने पड़ेंगे, और किसी तरह से अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए बेहतरी करनी पड़ेगी, ताकि वालिदैन जो हैं वो इनको मुनासिब फीस दे सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसमें जो एक बहुत बड़ी तादाद है ना स्कूल्स की, वो 5000 से कम फी लेने वाले सर्विंग स्कूल्स हैं। उनकी फीस तो पहले बड़ी रीजनेबल भी है, मुनासिब भी है। जो 5000 से ज्यादा फीस लेते हैं या बहुत ज्यादा 10, 15, 20 हजार लेते हैं, वो बहुत ज्यादा फी बढ़ाते हैं। हमेशा इशू भी उनका रहा कि वो 15% बढ़ाते रहे, 20% भी बढ़ाते रहे, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट भी आई। तो मेरा ख्याल है कि अगर रेगुलेटरी बॉडी उनको भी सही तरह से रेगुलेट करे तो ये चीजें वहां पे भी कंट्रोल्ड रहेंगी, वरना इस दफा काफी डिस्टर्बेंस आएगी। अगर किताबों की कीमत बढ़ गई है, आपका रुपया डीवैल्यू हो गया है, आपकी चीजें अशिया खुर्दो नौश महंगी हो गई हैं, तो हर एक को जरूरत उसकी बढ़ गई है। पैसों का जो मुसर्रफ है या पैसों की जो तलब है वो बढ़ गई है। तो उस तलब की वजह से आपको अपनी रसद को भी, अपनी सप्लाई को भी ठीक करना पड़ेगा, मनी की सप्लाई को भी ठीक करना पड़ेगा। और इसमें भी आपको लगता है माफियाज शामिल हो चुके हैं? देखिए, माफिया तो हमारा चूंकि यहाँ लॉ कोई नहीं ना, तो फिर लॉ का जो अल्टरनेटिव है वो माफियाज है। यहाँ पे अगर लॉज के ऊपर इंप्लीमेंट होता हो, सजा मिलती हो और उसका कोई फैसला हो जाता हो ना, तो माफियाज कभी अपना सर उठा ही नहीं सकते। बिल्कुल। माफिया तो उसी सूरत में यहाँ पे आपके सामने आएंगे कि अगर यहाँ पे लॉ पे इंप्लीमेंटर कोई नहीं है, कोई आपको इंप्लीमेंट नहीं करा सकता। यहाँ तो अपनी चॉइस की इंप्लीमेंटेशन है। गवर्नमेंट जो जिस चीज पे खुद चाहती है उस पे इंप्लीमेंट करा देती है, लेकिन जिस चीज पे वो तवज्जो नहीं देना चाहती, आंखें बंद रखना चाहती है, वो आंखें कोई नहीं खोल सकता। तो मतलब सिर्फ तकरीरों तक ये चीज़ें महदूद नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें जो है वो करना भी पड़ेगा, अमल दरामद भी करवाना पड़ेगा और ख़ुद भी करना पड़ेगा। ये बड़ी ज़रूरी है कि तालीम को आसान बनाया जाए, मयारी बनाया जाए, और हर किसी के जो है कहें कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में भी आए कि किताबें जो हैं ऑब्वियसली उन्होंने ख़रीदनी है, और जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है इसमें ये किताबें ख़रीदना, ख़ास तौर पर जो कोर्स की किताबें हैं वही इतनी महंगी होती जा रही है। जैसे मैंने बात की कि ONA लेवल्स जो है उसकी किताबें, जो गैर मुल्की किताबें जिन्हें कहा जाता है कि बाहर की हमने स्टडी करवानी है, अपने बच्चों को आगे जाके आला तालीम हासिल करें, वो ही 7000 वाला कोर्स अब 12000 पे पहुंच गया। तो आपको क्या लगता है ये भी रेशो कम होएगी अब? अच्छा, O लेवल्स का कोर्स 7 वाला 12 का नहीं है, ये भी हमारे आम इंग्लिश मीडियम स्कूल का कोर्स था जो 7000 का था, वो 12 पे गया है। O लेवल्स वाली बुक काफी महंगी होती है, वो एक किताब 3-3, 4-4 हजार की होती है, लेकिन उस किताब की क्वालिटी ये होती है कि वो 10 साल चलती है, 15 साल चलती है, और वो सारी किताबें इंपोर्टेड हैं। अगर आप यहाँ पे लाहौर में बहुत सारी मार्केट्स हैं, वहां पे जाएं तो आपको O लेवल्स की पुरानी किताबें मिल जाएंगी, और जब आप बाज़ किताबें खोलेंगे तो पता लगेगा कि ये 2014 की है और आज तक चल रही है, और कितने बच्चों ने उससे मुस्तफीद हो गए हैं, क्योंकि उसकी पेपर क्वालिटी ठीक है, वो अच्छी किताब बनाई हुई है, वो इम्पोर्टेड किताब है। तो हमारे यहाँ तो काम आपको पता है, हम एक तो नकल करने में माहिर हैं, फिर हम सबसे थर्ड क्लास काम हमारे यहाँ पे किया जाता है, हमें अच्छा काम करने की आदत ही नहीं है। अल्लाह ताला बल्कि कुरान करीम में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मफहूम में पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपना काम बड़ी निफासत से करते हैं। तो जब हमें ये हुक्म दिया गया कि हमने नफीस काम करना है, अच्छा काम करना है, और हम थर्ड क्लास काम करते हैं और हम उसको भी बड़े एहसान जतला के करते हैं कि ये देखें हमने कितना अच्छी बुक बना दी है, ये देखें हमने कितना अच्छा कप टेबल बना दी है, तो ये जब आपको हुक्म दिया गया आपने नफीस काम करना है और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद आपको खुद भी पसंद नहीं है या किसी आम बंदे को भी पसंद नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हम बहुत अगेंस्ट द लॉस चल रहे हैं, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आवर प्रॉफिट चल रहे हैं। हमें इस पे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और हमें अल्लाह के कवानीन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिस तरह रज़ा साहब आपने बात की इम्पोर्टेड पेपर के बारे में कि बाहर से जैसे इम्पोर्ट होता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि यहीं पे वो बनता है, बाहर चला जाता है, बाहर से मोहर लग के वापस आ जाता है। जैसे कपड़ा कहा जाता है कि यहाँ पर बनता है, बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, बहुत अच्छे फ्रूट्स जो यहाँ से इम्पोर्ट होते हैं वापस आ जाते हैं, तो अगर यहाँ से बन के बाहर जा रही है चीजें तो यहाँ पे नहीं बन सकती कि पाकिस्तान? यहाँ पे सिर्फ 4 मिलें हैं जो बेसिकली पेपर बना रही हैं, यहाँ से बन के बाहर नहीं जाता, बाहर से पेपर इधर आता है। जो पेपर जब बाहर से यहाँ आता है तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो तकरीबन 20% है, 17% सेल टैक्स है, 4.5% विद होल्डिंग टैक्स है, 2% एडिशनल टैक्स है, ये 43% बनता है। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 43% एक्स्ट्रा चार्ज करती है जो भी उसकी प्राइस होती है। इसके अलावा 20% के ऊपर जी पेपर के ऊपर, और उसके अलावा 20% दीगर अखराजात होते हैं जिससे ये 63% बन जाता है। जब पेपर जो वहां से फर्ज करें 10 रुपए का चला, वो यहाँ पहुंच के 16 रुपए 30 पैसे का आपको मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट ये 6 रुपए 30 पैसे कम कर दे तो वो पेपर जो 10 रुपए का चलेगा वो यहाँ पहुंच के 11 रुपए का लोगों को मिल जाएगा। हाँ। तो और वो फिर जब इस मार्केट में आएगा तो जो यहाँ के
मैन्युफैक्चरर हैं, जो यहाँ के मिल ओनर हैं, वो उसके मुताबिक प्राइस अगर रखेंगे तो उनको कम प्राइस रखनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी का पेपर और उनसे सस्ता मिलेगा मार्केट में। तो गवर्नमेंट मेहरबानी करे कि वो सबसे पहले ड्यूटी को रिमूव करे। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, अगर गवर्नमेंट चाहती है बच्चों को फायदा हो, वालिदैन को फायदा हो, तालीम को फायदा हो, तो फौरी तौर पे ड्यूटी को खत्म करना चाहिए और वो एक्सेसिबल करनी चाहिए, आम लोगों के लिए उसको खोल देना चाहिए। ये किताबें महंगी हुई तो साथ जो स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स होती हैं बच्चों की वो भी महंगी हो गई। देखिए पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमने यहाँ कभी भी फैक्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया। हम तो यहाँ शार्पनर भी नहीं बनाते, पेंसिल भी नहीं बना सकते, मार्कर भी नहीं बनाते। यहाँ पे छोटा सा फोल्डर होता है जिसमें आप पेपर रखते हैं, हम तो वो भी नहीं बनाते। हमारे पास तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की मतलब हर चीज ही हमारी इंपोर्ट होती है। हम तो हैं इंपोर्टर, हम तो सारी चीजें बाहर से लेते हैं, इसलिए तो हमारा डॉलर का रेट रोज बरोज ऊपर जाता है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट आ जाता है। एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से हमारे डॉलर का इम्बैलेंस रहता है। और गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है, हमने इस मुल्क से मदद लेनी है, आप हमारी हेल्प कर दें, आप हमारी हेल्प कर दें। हमारा तो पूरा मुल्क प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है और जितने लोग हैं सारा पैसा उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंडस्ट्री में, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी ज़राअत पे और अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम खुद चीजें बनाएं और दुनिया को बेचें, दुनिया को सेल करें। और बाहर से हम लोग मंगवाते हैं और ऑब्वियसली उसके ऊपर जो भी इम्पोर्ट टैक्स लगेगा और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिस तरह किताबों की कीमतें बढ़ी और उसके साथ साथ जितनी भी मुंसलिक चीज़ें हैं, वो स्टेशनरी की जितनी भी चीज़ें वो भी बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी इजाफा हो सकता है। पिछले ऑलरेडी 6 महीने से जो है किताबों की कीमतों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रजा रहमान साहब माहिर तालीम मौजूद है। रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये देखते हैं कि जनाब ये ऊँट किस करवट बैठता है, कितना रिलीफ दिया जाता है या नहीं दिया जाता। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी के हवाले से, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की। तो टैलेंट कोई भी हो, कोई भी मैदान हो, हमारा कोई भी खेल हो, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है अपना लोहा मनवा कर ही रहते हैं। तो गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि लाहौर में पहली आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और खातीन खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। और खवातीन मुकाबलों की अगर बात की जाए तो साइका रियासत ने मिस पावर आर्म का टाइटल जीत लिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने फाइनल में अपनी ही बहन ज़ैनब रियासत को शिकस्त दी थी। और मर्दों के हवाले से बात की जाए तो मर्दों के मुकाबलों में मतीन आसिफ, अब्दुल अजीज और उमर रफीक ने फाइनल जीते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही खिलाड़ियों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पहली आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। तो ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि टाइटल्स भी अपने नाम किए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब स्टूडियो में मतीन आसिफ हैं, प्रोफेशनल आर्म रेसलर हैं जो फख्रे पाकिस्तान समेत कई टाइटल्स भी अपने नाम कर चुके हैं। और उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज जो मिस्टर पंजाब समेत कई मुकाबले जीत चुके हैं। और इन दोनों रेसलर्स ने किस किस कैटेगरी में मुकाबले जीते हैं ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तो मतीन आपको भी और अब्दुल अजीज आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कि इतनी अच्छी आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एक्साइटमेंट कितनी थी? मतीन सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करूंगी कि फर्स्ट टाइम आर्म रेसलिंग हो रही थी, कितनी एक्साइटमेंट थी इसके लिए आपकी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इन्होंने नेज़ा वालों ने ये इनिशिएटिव लिया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे स्केल पे ये टूर्नामेंट करवाएंगे। अच्छा। क्योंकि हम नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं तो हम टूर्नामेंट्स पहले भी काफी खेलते आए हैं। अच्छा। लेकिन इन्होंने जिस तरह इस चीज को प्रमोट किया, इंसेंटिवाइज किया, मतलब कि आई थिंक 1.5 लाख के करीब इन्होंने गिव अवेज किए, इतनी विनिंग प्राइसेस दी जीतने वालों को। तो ये एक कह लें कि काफी हट कर था एज कम्पेयर टू जो दूसरे टूर्नामेंट्स हम खेलते आए हैं। तो टूर्नामेंट जब हम आके देखा हमने प्रैक्टिकली, तो वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बेहतर था जो हमने सोचा हुआ था। तो उस वजह से फिर एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती गई। वो टूर्नामेंट जैसे जैसे स्टार्ट हुआ एंड तक टिल एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज भी किया उस चीज़ को। तो एक्साइटमेंट कह लें कि एंड तक डबल हो गई और फीलिंग्स जो थी वो अच्छी होने शुरू हो गई। अब्दुल अजीज आपसे जानना चाहूंगी आपकी एक्साइटमेंट कैसी थी जब आपको पता चला कि अच्छा ये फर्स्ट टाइम आर्म रेसलिंग हो रही है और इसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है?
असल में जो इस तरह के कॉम्पिटिशन है ना, ये बड़ी मुश्किल से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। और नेजा ने एक बहुत अच्छा जो है ना ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इस तरह के प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ कि अब जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बड़ा मज़ा आया। तो कब से आप ये आर्म रेसलिंग कब से कर आर्म रेसलिंग जिम शिम तो काफ़ी अर्से से, बचपन से वाला साहब आर्मी में थे, तो वो बचपन से ही जो है ना ये इन पावर वाली जो चीज़ें जैसे जिम वगैरह हो गया, एक्सरसाइजेज, तो इसमें इंगेज रखा। अच्छा। तो वैसे तो मुझे तकरीबन 2019 से मैं आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनली जी। सही। और आप कब से कर रहे हैं मतीन? मैं बेसिकली 2016 में आया था आर्म रेसलिंग यूनिवर्सिटी में। आर्म रेसलिंग टेबल पढ़ा होता था, तो वो सीनियर्स कर रहे होते थे, तो उधर से शौक डेवलप हुआ। तो वो करते करते फिर मैंने फ़ख्रे पाकिस्तान का कंपटीशन आया 2018 में, तो मैंने उसमें कहा चलो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। उस टाइम मैं कंसिडर नहीं कर रहा था अपने आप को कि मैं इतना मेरे में पोटेंशियल है भी कि नहीं, तो वो उसमें मेरी एक राइट में भी अच्छी पोजीशन आ गई, गोल्ड मेडल आ गया, लेफ्ट में भी गोल्ड मेडल आ गया अपनी वेट कैटेगरी के अंदर। तो उधर से फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ मेरे में थोड़ा सा पोटेंशियल है कि मैं इस चीज़ को अगर लेके चलूँ तो बेहतर हो सकता है आगे। तो फिर नेक्स्ट ईयर मिस्टर पंजाब का कंपटीशन था, उसमें भी मैं अपनी कैटेगरी विन कर गया। उसके बाद फिर कराची भी मैं खेलने गया 2020 में, उधर जो मेरी वेट कैटेगरी का कराची का चैंपियन था उसे भी मैंने हराया। लेकिन उसमें एक मेरे साथ ये ट्रेजेडी कह लें, मेरा शोल्डर इंजरी आ गई मैच के दौरान, लेकिन वो मैच मैं फिर भी विन कर गया। उसके बाद मैंने हम बेसिकली कोई ट्रेनिंग पैटर्न्स फॉलो नहीं करते, कोई इतनी हमें अब कह लें कि इतनी नॉलेज नहीं है इधर लोगों को आर्म रेसलिंग बेस पे, आर्म रेसलिंग की स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसके बाद से मैंने चीज़ों को कह लें कि टटोलना शुरू किया। तो मैंने एक रशिया का कोच है, उसे मैंने पे किया, उनसे मैंने ट्रेनिंग प्लान्स कह लें कि मैंने उनसे ख़रीदे कि वर्ल्ड चैंपियंस किन ट्रेनिंग प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने अगर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, जो लोग पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो वो फिर मैंने मेरी इंजरी के साथ मैंने वो ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया। उससे ये था, इतना बैलेंस था वो कि मेरी जो इंजरीज थी वो भी हील होती गई, इंजरीज खराब नहीं हुई, क्योंकि बेसिकली हम इंजरीज खराब कर बैठते हैं और मजीद उस पर स्ट्रेस डाल के, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, हम रिसर्च नहीं करते, स्टडी नहीं करते किसी के बारे में, तो हमें उसका आइडिया ही नहीं होता कि हमने इसको किस तरह आगे लेकर चलना है। तो अब्दुल अजीज, आप भी मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, तो ये कब की बात है और तब कैसा फील हुआ और उम्मीद थी कि आप ये टाइटल अपने नाम? जी, बड़े अरसे से मेहनत करता आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह टाइटल अपने नाम ही होगा। तो ये इसी साल की बात है। इससे पहले भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में खेल चुका हूँ, काफ़ी सुपर मैचेस भी खेल चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जीत मैंने हासिल किया इसमें, और बड़ा ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती है। ये आपको पता है, जब बंदा जीत जाता है तो इंसान के लिए एक अलग मोटिवेशन, एक खुशी का मुकाम होता है। तो मिस्टर पंजाब का टाइटल खेला, बड़ी उम्मीद थी इंशाल्लाह जीतूंगा, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मदद की, माँ बाप की दुआएं साथ ही, तो अभी तक टोटल कितने कंपटीशन जीत चुके हैं आप? अभी तक जो वैसे तो जो है ना, मैं अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ 2019 से मैंने जो है ना ये स्टार्ट की थी, तो 3 जो है मैंने मुकाबले खेले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर जो है ना मैंने टाइटल जीते हैं। बाकी अपनी टीम को भी मैं चला रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लब है मेजर आर्म रेसलिंग के नाम से, तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, उनको मैं आगे गाइड भी करता हूँ आर्म रेसलिंग के अंदर। मैं इसको प्रमोट करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपके बड़ा बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इधर बुलाया, इसको प्रमोट करने का मौका दिया। पाकिस्तान के अनसंग हीरोज होते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग नहीं भी जानते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उन हीरोज के लिए खुला है कि वो यहाँ पर आए और अपना जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाए। तो मैं आपसे मतीन जानना चाहूंगी, अभी तक टोटल कितने आप कर चुके हैं कॉम्पिटिशन? मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मुझे शायद याद भी नहीं है, काफ़ी सारे मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में खेले और मैं जीता। उधर से फिर मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल का आइडिया हुआ, तो उसके बाद मैंने नेशनल लेवल पर भी 7-8 कॉम्पिटिशन्स खेले होंगे, तो उसमें भी मेरी वेट कैटेगरी में अभी तक मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी तक मैं अपनी वेट कैटेगरी, विद इन वेट कैटेगरी मैं नहीं हारा। लेकिन जो ओपन कैटेगरी में आता है वो फिर वेट वेरी करता है, तो उसमें स्ट्रेंथ का काफ़ी फैक्टर आ जाता है। आप टेक्निक बेशक जितनी मर्जी आपकी बेहतर हो अगले से, तो स्ट्रेंथ में अगला आपको ओवरटेक कर ही जाता है। तो अभी कौन सी कैटेगरी में आप? अभी मैं -75। अच्छा, -75। और आप? मैं -80। -80 में, और दोनों ने जो है वो अपने टाइटल जो अपने नाम किया, दैट्स ग्रेट। तो कितने लोग थे वहाँ पर जिनमें से आप लोगों ने अपने टाइटल जीते? हर कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा थे, गालिबन 40-50 के करीब
यूजुअल आई थिंक थे इतने, तो उनमें सारा ये कंपटीशन हुआ तो काफ़ी अच्छा मैनेज किया गया। हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो इतने बड़े लेवल पे होगा। जी बिल्कुल, और अगर फर्स्ट टाइम भी हो रहा है तो इतने अच्छी तरह मैनेज किया जाएगा। हम तो ये देख रहे थे कि बस एक मॉल है छोटा सा जो एक छोटा सा कंपटीशन करवा रहा है, क्योंकि जो अब मिस्टर पंजाब और नेशनल लेवल भी आगे हमने खेलने जाना है, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं थे कर रही है। तो इन्होंने एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जिस तरह ना बहुत ही ज्यादा मतलब कि इन्होंने अच्छा कंपटीशन करवाया, तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी और काफी ज्यादा प्लेयर्स और बिल्कुल प्रोफेशनल था सब कुछ। और इन्होंने कैमराज और जैसे कैमरामैन फोटोग्राफर बुलाए हुए थे और कमेंट्री और जो भी मामला उधर थे, जितनी भी मैनेजमेंट थी, तो ये नेजा का ना बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। मैं दोबारा से आपका भी करता हूँ। नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बताइए कि इसको प्रमोट करने के लिए मजीद हमें मतीन क्या क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर इतना लोगों को नहीं है इसका रुझान इस तरफ। जी प्रमोट करने के लिए मेरे ख्याल से मजीद इस तरह के इवेंट्स करवाने पड़ेंगे। इस इवेंट के बाद काफ़ी सारे जो कह लें कि टैलेंट है वो विलिंग है नेक्स्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। एक बड़े शॉर्ट पीरियड में ये इवेंट करवाया गया, तो काफ़ी लोगों को नहीं भी पता था। तो इस तरह के मजीद इवेंट्स करवाने पड़ेंगे। एक पाकिस्तान और इंडिया की एक सीरीज करवाई गई थी 2014-15 में, जिसमें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो टीम उधर दोनों कॉम्पिटिशन जीत कर आई थी हर वेट कैटेगरी में। उससे हमारी जो आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स को एक बूम मिला था। मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स अगर मजीद करवाए जाएं विद इन पाकिस्तान भी, और हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी इंगेज करें, तो ये इस तरीके से हम काफ़ी हद तक इसे बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ताकि जो यंग टैलेंट है वो इससे इनकरेज हो और इस स्पोर्ट्स में आए। तो अब्दुल अजीज, आपने या मतीन आपसे भी सवाल करूंगी, ये आप लोगों ने सेल्फ टॉट खुद किया है, खुद ही सीखा है या किसी कोच से सीखा है? हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो कोचेस होते हैं, जी उस तरह की चीजें प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर? ये शौक ये पंजे शंजे का आर्म रेसलिंग का ना बचपन से ही था। अच्छा। तो जो है ना इस गेम में बस स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी वगैरह में लगाते रहना। प्रोफेशनली ये नहीं था पता कि पाकिस्तान में भी चल रही है गेम, क्योंकि आपको पता है ये इधर क्रिकेट को स्पोर्ट है और दूसरी इन अंडरडॉग्स गेम को इतना जो है ना प्रमोशन नहीं मिलती, तो ये नहीं था पता कि ये जो है ना प्रोफेशनली भी इधर हो रही है। तो बस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में लगा लेने, शौक बचपन से था। तो हम जो है ना इसको खेलते रहते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पता लगा कि प्रोफेशनल लेवल पे भी हो रहा है, तो फिर जो है ना हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनलिज्म में कदम रखा। सही। तो अब अल्लाह का शुक्र है। तो कोई कोच नहीं रखा आपने? कोच कोई भी नहीं रखा है, खुद से सीखते रहे और यूट्यूब वगैरह से हम देखते रहे थे। सही। यूट्यूब से देख लेनी टेक्निक, और वैसे आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में बंदे मिलते हैं जो हमसे काफी सीनियर है। उस्मान भट्ट साहब हो गए, मेरे उस्ताद हैं आफाक हो गए, नबील बाजवा साहब हो गए। थोड़ी थोड़ी उन्होंने हमें चीजें बतानी कि ये टेक्निक भी हो सकती है, ये टेक्निक भी हो सकती है, ये टेक्निक भी हो सकती है। तो बाकी यूट्यूब से भी देख लेना, खुद एक्सरसाइजेस देखनी और देखना कि हमें किस पैटर्न के साथ हम कौन सा ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो करें जिसके साथ हमारी जो है ना स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। पहले थोड़ी कम थी स्ट्रेंथ, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही है। हम जिनसे पहले हारे थे अब उनको हम हरा रहे हैं, तो वो हम खुद अडोप्ट करते गए, सेल्फ जो है ना वो करते गए, लर्निंग करते गए। बिल्कुल। ठीक है। मतीन, आपने किसी से सीखा या आपने भी सेल्फ लर्निंग की? जी मैंने स्टार्ट तो सेल्फ लर्निंग से ही किया। लेकिन आपको एक कह लें कि ड्रास्टिक चेंज आपने अगर बेहतरी लेकर आनी है तो किसी की ट्रेनर्स वगैरह से आपने एड लेनी पड़ती है। Exactly, हाँ। तो मैंने सीनियर थे हमारे उस्मान गनी भाई, उनसे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। कह लें कि पहले 1-2 साल मैंने जितनी हद तक ग्रोथ हो सकती थी मैंने की उनके साथ ट्रेनिंग करके। फिर मेरी ग्रोथ एक कांस्टेंट लेवल पर आ गई, मैं बढ़ नहीं रहा था उससे। फिर मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश की, तो फिर मैंने वो जैसे आपको बताया कि मैंने ट्रेनर को पे किया जो वर्ल्ड चैंपियंस जिसने बनाए थे रशिया से। तो उधर से फिर मैंने वो ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया। उससे मुझे कह लें कि फिर अगेन ग्रोथ का फैक्टर मुझे नजर आया उस चीज़ में। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करता करता अब हमारी एक आर्म रेसलिंग की टीम है जो लाहौर बीस्ट के नाम से है। मतलब उसमें सारे एलीट आर्म रेसलर्स हैं लाहौर के। वो जितने भी नेशनल चैंपियंस हैं उसमें हर वेट कैटेगरी में वो उसमें है। तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसमें नबील भाई, शहजाद भाई, उस्मान भट्ट भाई, हैदर भाई, उस्मान गनी, ये सारे
कह लें कि एलीट आर्म रेसलर्स हैं पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली हमारे सीनियर से हमें बहुत कुछ अच्छी ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो हमें नहीं कोई बता पा रहा होता या हमें खुद से भी नहीं पता चल रही होती है। तो मुझे बताइए कि इसके लिए क्या ट्रेनिंग तो आपने बता दी, कोई डाइट भी स्पेशल लेनी पड़ती है इसके लिए? जी, डाइट इसमें आपने स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है तो आपने हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। प्रोटीन हो गया आपका, कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, जो रिकमेंडेड अमाउंट होती है यूजुअली आपकी बॉडी को, जैसे प्रोटीन फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन आपका अगर बॉडी वेट आपका 80 kgs है, अच्छा, तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, तो आपको 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन की इनटेक आपको पूरे दिन के अंदर चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप उसे ज़्यादा लेंगे तो तब ही जाके वो 160 करेगी आपकी, क्योंकि बॉडी की एब्जॉर्प्शन रेट भी एग्जैक्ट उतना नहीं होगा कि आप 160 खाएंगे तो 160 आपकी बॉडी का लग जाएगा, तो आपको उससे ज़्यादा ही लेना पड़ता है। डाइट में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, जो गलत चीज़ें, जंक फूड्स हो गया, जैसे ड्रिंक्स, कोक हो गया, स्प्राइट, इन चीज़ों से अवॉइड करें। जितने भी जंक फूड है, ये कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है उन्हें अवॉइड करना पड़ता है। तो आपकी भी इसी तरह होती है या जब आपके कंपटीशन होता है तब ज्यादा डाइट आपको लेनी पड़ती है? तब यकीनन ज्यादा डाइट लेनी पड़ती है। दिन में जो है ना 3 से 4 दफा जो है ना एक्स्ट्रा खाना भी खाना पड़ता है। अच्छा, और ड्राई फ्रूट्स कंपटीशन से पहले? जी, कंपटीशन से कोई 1 महीना 2 महीने पहले प्रोटीन ज्यादा लेनी पड़ती है, इंटेक ज्यादा करना पड़ता है। और उसके बाद जो है ना डिफरेंट तरह की, मतलब जो ये पावर के लिए जो हमारी जो फूड्स होती हैं जो हमें पावर, और इसमें ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग को ना लोग बड़ा ज्यादा कंपेयर करते हैं। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल एक अलग गेम है, आर्म रेसलिंग बिल्कुल एक अलग स्पोर्ट है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में होता है कि हमने कोई फैट नहीं, कोई कार्ब्स नहीं लेने होते। आर्म रेसलिंग में हमने कार्ब्स भी लेने होते हैं, फैट्स भी लेने होते हैं, प्रोटीन भी चाहिए होती है, ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं इसके अंदर, और फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं, विटामिन वगैरह हो जाते हैं। तो हमें जो है ना बड़ी ज्यादा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है ताकि हम जो है ना कंपटीशन में जाएं और विन करके हम वापस आएं। तो इस वजह से डाइट का तो ये तकरीबन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ जी, डाइट सबसे अहम है। ट्रेनिंग और ये बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। क्योंकि डाइट होगी अच्छी डाइट होगी तभी हमें अच्छी पावर आएगी, बिल्कुल ऐसी बात मिलेगी, तभी हम ये जो आर्म रेसलिंग कर पाएंगे। क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की आप? जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके बिल्कुल हमने ना मोटिवेट रहना पड़ता है। और कंसिस्टेंसी बड़ी ज्यादा जरूरी है इसके लिए। अगर आप अभी हार गए तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, तो इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट फिर खेलना है। कई लोग ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, कईयों की इंजरीज निकल आती हैं। तो जो है ना ये डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इस गेम के अंदर। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, तो जब तक आप कंसिस्टेंट हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डाइट आपकी अच्छी है, मोटिवेट है, तो इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंक्रीज पावर गेन करते जाते हैं, आपका लेवल अप से अप होता जाता है, आपकी ग्रोथ होती जाती है। तो मतीन, आगे का क्या प्लान है आपका? मैंने आगे का प्लान किया हुआ है कि एटलीस्ट मैंने 2 साल के अंदर अंदर मैंने कोई इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना है अपनी वेट कैटेगरी के अंदर। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना जो इंटरनेशनल लेवल का एथलीट है ना वो सिर्फ एक ही है, अली खान। वो सिर्फ वही इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आए हुए हैं और वो यानी कि सबसे अलग नजर आते हैं, उनको कोई भी बीट नहीं कर पाता पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह ही ये है, इंटरनेशनली एस्पेक्ट उनको पता चल गया है। एग्जैक्टली वो उस चीज को बड़े करीब से देख के आए कि मैं किस लेवल तक मैंने जाना है। तो उन्होंने उसके मुताबिक एक्सरसाइजेज और अपनी चीजें ट्रेनिंग मोल्ड की और वो उस लेवल तक पहुंच गए। हम उससे काफी दूर हैं। जब तक हम उस चीज को करीब से नहीं देख लेते, हम उस चीज को अचीव करने के लिए कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे। इस वजह से मैंने ये एम रखा हुआ है कि विद इन 1 और 2 years मैंने कोई इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना है। अच्छा, तब ही नेक्स्ट आगे ग्रोथ होगी। एग्जैक्टली आपकी ग्रोथ तभी होती है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आप कर पाते हैं तो तभी आपकी जो ग्रोथ है खासतौर पर उस फील्ड में जिस फील्ड में आप चाह रहे होते हैं तो हो पाती है। हमारे साथ मतीन आसिफ और अब्दुल अजीज मौजूद थे, दोनों ही आर्म रेसलर हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे, टाइटल जीत कर आएंगे। मतीन, आपका भी बेहद शुक्रिया और अब्दुल अजीज आपका भी थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ पर आए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये एक टैलेंट था जिससे मुलाकात हमने आप लोगों की करवाई है और उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे अब आपने इजाजत देनी है।